First question, a democracy is more than a form of government. It is a mode of associated living. Who said this? मैं हमेशा कहता हूं कि हु सेड दिस सबसे डिफिकल्ट होता है। आपको 100 क्वेश्चन पूछे या 10 का जवाब आपको बताना हो, लेकिन ये उतना डिफिकल्ट है नहीं। क्योंकि देखिए, नेहरू जी इस टाइप के ऐसे थिंकर नहीं थे कि इतनी तरह की बातें वो डेमोक्रेसी पे इस टाइप का करें। आप सोच सकते हैं, गांधी जी ने भी इस तरह कोई थॉट डेमोक्रेसी पे नहीं दी। जॉन लॉक बहुत अर्ली आए थे और इस तरह के एसोसिएटेड लिविंग उस समय 17th सेंचुरी में। तो एक केवल जॉन डीवी और जवाहरलाल नेहरू, आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन जब जॉन डीवी हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए कि ये डेमोक्रेसी के बहुत बड़े प्रोपोनेंट थे। ही इज नोन फॉर कि डेमोक्रेसी उनके नस नस में घुसी हुई थी। इसके अलावा वो प्रैग्मेटिस्ट थे, मतलब व्यावहारिक लिबरल थिंकर थे। और बी आर अम्बेडकर के वो कोलंबिया में प्रोफेसर थे, गुरु माने जाते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जॉन डीवी से अम्बेडकर जी काफ़ी प्रभावित थे। तो जॉन डीवी ने इसको दिया है। ये मेरे हिसाब से मीडियम टाइप की है, क्योंकि बहुत मेरे स्टूडेंट गेस कर लेंगे कि जॉन डीवी इसका सही आंसर है। सोफी और सोफिया इज ए कैरेक्टर इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स। ये मैं पहला बोल रहा हूँ चैलेंज, ऑफकोर्स लिमिटेड रिसर्च पे है। क्योंकि देखिए, सोफी और इमली, इमली जो है बॉय होता है, सोफी गर्ल होती है। ये दोनों जो है, ये कैरेक्टर है रूसो का जो बुक है इमली, जो एजुकेशनल ट्रीटीज है उसमें। अब इसको चैलेंज करता है एक बुक, विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन, और उसमें उसमें ये मैरी वोllstonecraft कहती है कि जो सोफी का जो कैरेक्टराइजेशन उन्होंने किया है उससे हम ताल्लुकात नहीं रखते हैं, क्योंकि सोफी को वो नेचुरल वुमेन बनाना चाहते हैं, खूबसूरत, जो मेल को अट्रैक्ट कर सके, जो जितने भी वुमेन के जो उसमें एट्रीब्यूट हैं, जो जेंडर द्वारा निर्धारित होते हैं समाज द्वारा, वो उस टाइप का परफेक्ट वुमेन बने, ऐसा रूसो कहते हैं। तो मेरे हिसाब से सोफी जो है वो मेन कैरेक्टर रूसो के बुक का है, ना कि विंडिकेशन राइट ऑफ वुमेन। अब विद दिस आप और रिसर्च कीजिए, और इसको चैलेंज यदि करना है तो आप कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेरे हिसाब से, वैसे इसका सही जो करेक्ट आंसर ऑफिशियल आंसर जो है वो 2 है, विंडिकेशन राइट ऑफ वुमेन। लेकिन मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन को चैलेंज किया जाना चाहिए विथ लिमिटेड रिसर्च। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज यूज्ड द टर्म इंटरनल रेस्ट्रिक्शंस एंड एक्सटर्नल रेस्ट्रिक्शंस। अब यहाँ पे इनको टाइपो हो गया, एक्सटर्नल प्रोटेक्शन होना चाहिए था, नॉट रेस्ट्रिक्शन, इन द डिस्कोर्स ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म। इनफैक्ट इसको आप चैलेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे पूरा क्वेश्चन का टोन टेंगर ही बदल जाता है। बट एनीवेज, इसको सह लें आप इस टाइपो एरर को। तो विल कमेल्का ने किया था, ये मैंने इग्नू के ई ज्ञानको से लिया। आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसका मीनिंग क्या होता है। इंटरनल रेस्ट्रिक्शंस वो कहते हैं कि जैसे माइनॉरिटी जो है ना, उनके अंदर में ही बहुत सारे ग्रुप हैं, तो एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप के अगेंस्ट में जो है वो बचाना है, नहीं तो उसमें भी हेजोनी हो जाती है। जो डोमिनेंट ग्रुप है वो सब जो है वो फैसिलिटी को जो गवर्नमेंट ने माइनॉरिटी को दिया उसको हथियार लेते हैं। और एक्सटर्नल प्रोटेक्शन चाहिए ऑन द अदर हैंड, जो कि पूरे एज ए होल माइनॉरिटी ग्रुप का लार्जर सोसाइटी के तुलना में जो प्रोटेक्शन है। तो इसलिए इंटरनल रेस्ट्रिक्शन और एक्सटर्नल प्रोटेक्शन की बात करते हैं, नॉट रेस्ट्रिक्शन। ये विल कमेल्का। फॉर होम एमंग द फॉलोइंग एम.बी. फॉस्टर। एम.बी. फॉस्टर को देख करके आप बोलेंगे क्वेश्चन डिफिकल्ट है, ये क्वेश्चन डैम इजी है, एम.बी. फॉस्टर को भूल जाएंगे, पढ़िए। Stated that his political thought represents more of a pagan revival than a Protestant religion। यदि आपने थोड़ा भी मेरा वीडियो देखा है मैकियावेली पे, तो आपको पता है कि उनके रिलीजन पे जो उनके थॉट हैं, जैसे वो सेकुलरिज्म को मानते थे, लेकिन रिलीजन को इंस्ट्रूमेंटल यूज करने के लिए प्रिंस को कहते थे। उनको ये भी था कि चर्च जो है वो इटली के डिसयूनिटी के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा वो प्रोटेस्टेंट जो रिलीजन है उसको वो नहीं अच्छा मानते थे। उनको लगता था कि वो वीक बनाता है, मीक बनाता है। वो जो रोमन के ज़माने में जो प्री क्रिश्चियन जो रिलीजन था, उसको पैगन कहते हैं, ट्राइबल कल्चर, ट्राइबल रिलीजन, उसको वो अच्छा मानते थे। तो ये पैगन शब्द आते ही आपको मैकियावेली याद आना चाहिए, और बहुत ही आसान आपको लगना चाहिए यदि आपने मैकियावेली को थोड़ा भी पढ़ा। एम.बी. फॉस्टर से क्या मतलब इसमें रह गया? ये सिंपली ये है कि पैगन रिलीजन के रिवाइवल की बात किस थिंकर ने की थी, तो मैकियावेली ने किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ क्वेश्चन का नंबर भी आप पढ़ सकते हैं। Our soul have been corrupted in proportion to the advancement of our science and our arts toward perfection। अब इस टाइप की जो लैंग्वेज है कि साइंस और मॉडर्न सिविलाइजेशन ने हमें मोरली करप्ट किया है, ये आप जानते हैं कौन कहता है? ये केवल जो है रूसो ही इस टाइप की बात करते हैं। उन्होंने डिस्कोर्स ऑफ साइंस एंड आर्ट्स में ये ऐसे में कहा था। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है कोई उस स्टूडेंट के जो नेट की तैयारी कर रहा है, क्योंकि रूसो ये मानते थे कि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, मॉडर्न लिविंग है, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, इंडिविजुअलिज्म पे बेस्ड है,
और जो साइंस एंड आर्ट एंड फिलोसफी बेस्ड है उसने बेसिकली हमारे मोरल को करप्ट किया है, हम डिबेस्ड हो गए हैं। वो नोबल सैवेज की बात करते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन इजी है मेरे हिसाब से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एरिस्टोटल्स वर्क? ये सब तो लड्डू क्वेश्चन है, सब मैं बनाता हूँ, उसका मतलब कि ये बेहद इजी है। आपको पता है कि पॉलिटिक्स, निकोमेकियन एथिक्स और यूडोमेनियन एथिक्स ये सब है, लेकिन अपोलॉजी जो है प्लेटो की इतनी फेमस बुक है, तो आप इसको कैसे मिस कर सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज परफेक्ट, इटर्नल एंड फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू प्लेटो? ये सब भी लड्डू क्वेश्चन कह सकते हैं। आइडिया या फॉर्म जो है उनके लिए इटर्नल है, परफेक्ट है, फिक्स्ड है, कभी चेंज नहीं होता है, जो कि अदर वर्ल्ड में पाया जाता है, इंटेलिजिबल वर्ल्ड, जो केवल हम ज्ञान के चक्षु से या ज्ञान के आंखों से ही हम देख पाते हैं, फिलोसफर उसको देख सकते हैं। तो ये पूरा स्लाइड ही तीनों इजी क्वेश्चन का है। ये भी उतना ही इजी है क्योंकि ये आपके सिलेबस में है, कन्फ्यूशियस, और उनकी ये सबसे फेमस बुक है, तो इसको कैसे कोई मिस कर सकता है। तो वेरी इजी, जस्ट बुक का नाम आपको जानना है। ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने जो अपना पैसिव रेजिस्टेंस किया था, कुछ लोगों को असेंबल करके, वो कहाँ पे किया था? ये मीडियम है क्योंकि अधिकतर लोगों को पता है कि उन्होंने जो है जोहानसबर्ग के पास में शायद ट्रांसवाल था, जहाँ पे कि फर्स्ट टाइम उन्होंने किया था। ऑफ कोर्स डेट में कंफ्यूजन है, मैंने नेट से लिया तो 1907 है, यहाँ 1906 है, लेकिन चलिए जोहान्सबर्ग दोनों जगह सेम आता है। जोहान्सबर्ग में उन्होंने फर्स्ट टाइम अपने पैसिव रेजिस्टेंस, जिसको बाद में उन्होंने नाम दिया सत्याग्रह का, उसका उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। मीडियम मतलब एम मतलब मीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग लॉन्च द सेल्फ रेस्पेक्ट? ये सब लड्डू क्वेश्चन है। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट ये इतना फेमस है, ईवी रामास्वामी नायकर या पेरियार का, और महात्मा फूले का उसी तरह सत्य शोधक समाज है, वो भी उतना ही फेमस है। तो ये सब बहुत लड्डू टाइप का क्वेश्चन है। थर्ड, हु अमंग द फॉलोइंग कैटेगराइज लॉ इनटू टू टाइप? जैसे आप जवाबित देखेंगे, आप शरीयत देखने की जरूरत भी नहीं, जवाबित जो है एक ही थिंकर आपके जहन में आएगा, जिया बरानी, जियाउद्दीन बरानी। ये सब लड्डू क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं कितने क्वेश्चन जो है इजी है, जबकि बहुत स्टूडेंट ने मुझे फीडबैक दिया था कि टफ क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड एम एन रॉय डिसमेंटल हिज रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी? अब मुझे तो पूछा जाए कब उन्होंने स्टैब्लिश किया, तो मुझे वो भी याद नहीं, और बहुत स्टूडेंट को ये सब डेट याद रखना डिफिकल्ट होता है। अब कब डिसमेंटल किया है वो तो बहुत ही डिफिकल्ट है। तो चलिए नेट पे ये दी हुई है कि इन्होंने इसको डिसमेंटल कर दिया था। अब इससे आगे वाले एग्जाम के लिए ये याद रख लीजिए एटलीस्ट कि रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी इन्होंने बनाया था, कब बनाया था वो भी आप नेट पे देख लीजिए। तो ये डिफिकल्ट है ये सब, ठीक है। ऐसे कोई इसमें कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि ऐसे 17-18 क्वेश्चन ही है। यदि आप उसको छोड़ भी दें या उसमें गेस भी कर लें, तब भी आप आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। वाई रॉबर्ट नॉजिक एग्री विथ एनार्किस्ट एजर्सन रिगार्डिंग द पोजीशन ऑफ स्टेट? यहाँ पे देखिए इंग्लिश का प्ले है, यदि आपको हिंदी में पढ़ लेना चाहिए। मतलब एक तरह से जो लिबर्टेरियन है, आपको पता है रॉबर्ट नॉजिक एक बहुत फेमस लिबर्टेरियन थिंकर। लिबर्टेरियन क्या होता है? जो इंडिविजुअल राइट्स को बहुत दूर तक ले जाता है, इंडिविजुअलिज्म को बहुत दूर ले आता है, यहाँ तक कि कोई टैक्स स्टेट ना लगाए, कोई डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस ना करे, कोई मतलब कि डिस्टर्ब ना करे, एक इंडिविजुअल को जैसे रहना है उस तरह से रहने दे। केवल जो है ये देखना चाहिए कोई जो है लॉ के अगेंस्ट नहीं जा रहा है, किसी गलत तरीके से प्रॉपर्टी नहीं जुटा रहा है। ये एक्सट्रीम इंडिविजुअलिज्म या एक्सट्रीम प्राइवेट प्रॉपर्टी की सैंक्टिटी देने वाला जो थॉट है वो लिबर्टेरियन है। वो एक तरह से एनार्किज्म की तरफ चला जाता है। एनार्किज्म क्या कहता है कि कोई भी ऑथोरिटी हमें स्वीकार नहीं है, इंडिविजुअल अपने को खुद जो है मैनेज कर सकते हैं, सोशली भी, मतलब एक कम्युनिटी बना करके खुद अपने को गवर्न कर सकते हैं। कोई हमें कोअर्सिव या डंडा पे आधारित या जिसको कहते हैं कि फिजिकल फोर्स पे आधारित ऑथोरिटी हिरार्किकल हमें जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्यों वो एनार्किस्ट एजर्सन के तरफ चले जाते हैं। उसमें कह रहा है कि इनकरेक्ट आर्गुमेंट को पिक करो। तो ये कह रहा है कि स्टेट का रोल जो है नाइट वॉचमैन होना चाहिए, रॉबर्ट नॉजिक कहते हैं या लिबर्टेरियन कहते हैं, मतलब एकदम मिनिमलिस्ट स्टेट, क्योंकि इट इज इंट्रिंसिकली इमोरल की स्टेट जो है लोगों के जीवन में दखल दे। सही है। इट मेंटेन्स मोनोपोली ऑन द यूज ऑफ फोर्स, क्योंकि फोर्स बेस्ड सिस्टम है स्टेट, तो उसको भी ये लोग नकारते हैं। इट वायलेट्स इंडिविजुअल राइट, जैसा मैंने कहा। इट इज, अब कहते हैं क्या लिखे हैं, इट्स मोटिव इज वेलफेयर ऑफ सिटीजन। तो ये एकदम अलग, इससे ऑड वन आउट हो गया। ऐसा यदि बोलेंगे तो फिर तो अच्छी बात है ना, तो इसको क्यों नकारेगा स्टेट यदि वेलफेयर ऑफ सिटीजन? इस तरह के वेलफेयरिज्म जो है लिबर्टेरियन थिंकर कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सोशल वेलफेयर, गवर्नमेंट जो है वो सबको फ्री एजुकेशन दे, फ्री हेल्थ केयर दे, ये सब बिल्कुल लिबर्टेरियन नहीं मानते हैं।
तो इसलिए ये जो है ऑड वन आउट है। इजी क्वेश्चन, केवल आप लैंग्वेज यदि समझ आए कि क्यों एनार्किज्म की तरफ जाते हैं, क्यों स्टेट को लगभग ये अननेसेसरीली इविल मानते हैं। एनार्किज्म जो है स्टेट को अननेसेसरीली इविल मानता है। लिबर्टेरियन केवल कहता है कि बस स्टेट लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे, फॉरेन रिलेशन मेंटेन करे, कम्युनिकेशन देखे, दैट्स ऑल। मिनिमलिस्ट या नाइट वॉचमैन स्टेट एक तरह से एनार्किज्म की तरफ चला जाता है। अब आइए, ये क्वेश्चन जो है मुझे लगता है कि चैलेंज करना चाहिए। ये कह रहा है कि जो यूपीएससी के बारे में है, यूपीएससी के बारे में या जो पब्लिक सर्विस कमीशन, आर्टिकल 315 से 323 के बीच के आर्टिकल हैं। इसमें कह रहा है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रिमूव द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। ये बिल्कुल सही है, आर्टिकल 370 में पढ़ सकते हैं आप। इन केस ऑफ रिमूवल ऑफ चेयरमैन द प्रेसिडेंट हैज टू रेफर द मैटर टू सुप्रीम कोर्ट फॉर इंक्वायरी। ये भी सही है, कोई इम्पीचमेंट नहीं होती है, इंक्वायरी होती है। अब यहाँ पे है, एन इंडिविजुअल मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट हैज नो पावर टू रिजेक्ट द एडवाइस ऑफ यूपीएससी। आप यहाँ बुरी तरीके से कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन आपको एक ही चुनना है क्योंकि इसमें से नॉट करेक्ट है। तो चौथे को देख लेते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट कैन आस्क द यूपीएससी टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन फॉर कंसर्न स्टेट। एक नज़र में देख के आपको लगेगा कि यूपीएससी क्यों स्टेट गवर्नमेंट के लिए एग्जाम कंडक्ट करेगी, तो ये ज़्यादा गलत है और यही इसका ऑफिशियल आंसर भी है। लेकिन यदि आप और थोड़ा डीप में पढ़ेंगे, अब मैं चैलेंज करने के लिए कर रहा हूँ, तो आर्टिकल 315(4) क्या कहता है? द पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन, मतलब यूपीएससी, इफ रिक्वेस्टेड सो टू डू बाय द गवर्नर of a state may with the approval of the president agree to serve all or any of the needs of the state। तो यदि स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करे, गवर्नर एग्री करे और फिर प्रेसिडेंट भी अप्रूव कर दे, तो यूपीएससी यस एग्जाम ले सकती है। आर्टिकल 315(4) कहता है। आर्टिकल 322 कहता है, इट्स ऑल्सो विद द ड्यूटी ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इफ रिक्वेस्टेड by 2 or more states to do so to assist those states in framing and operating a scheme of joint recruitment for any services for which candidate possessing special qualification। मतलब वो एग्जाम ले सकते हैं यदि 2 या 2 से अधिक स्टेट बोले कि हमारे यहाँ स्पेशल रिक्वायरमेंट है। ये दोनों जो है इस स्टेटमेंट को मेरे अनुसार से इसको थोड़ा वेग बना देते हैं और ये भी जो है सही ही लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट कैन आस्क यूपीएससी ऑफ कोर्स थ्रू गवर्नर टू कंडक्ट एग्जामिनेशन फॉर द कंसर्न स्टेट। इसके लिए इसमें कोई भी जो है गलत नहीं है, इसलिए ये चैलेंज करने लायक है और इसमें रिसर्च कर लीजिए, लेकिन मुझे लगता है इसको चैलेंज कीजिए। ये क्वेश्चन जो है ये पूछ रहा है कि जो प्रेसिडेंट की इलेक्शन होती है उसमें एक एमपी को कितना वोट होता है। उसमें एक वोट नहीं होता है, बहुत हजारों में वोट होती है, उसका एक फार्मूला होता है। आपको लगेगा कि ये तो बड़ा टफ है और मेरे कई स्टूडेंट ने बोला सर ये तो फार्मूला पूछ दिया, हम लोग तो इसमें नहीं जानते थे, लेकिन ये कितना ईजी है आप जानिए। यदि आपको ये पता है कि प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज मतलब कौन कौन उनको वोट देते हैं, तो ये सवाल बन जाएगा, क्योंकि इसमें सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं, केवल आपको चुनना है जो इलेक्टोरल कॉलेज के फॉर्मूले हैं। अब इसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ऊपर में देखेंगे तो सब एक ही है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स ऑफ एमएलए ऑफ ऑल स्टेट एंड यूटी, तो ये तो ऊपर ठीक है, लेकिन यहाँ टोटल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। आपको पता है कि टोटल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रेसिडेंट को वोट नहीं करते हैं चुनने में, केवल इलेक्टेड मेंबर करते हैं, जो यहाँ लिखा है टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो इसका मतलब है कि ये तो सही है। यहाँ पे देखिए टोटल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, गलत हो गया। टोटल मेंबर ऑफ लोकसभा, ये भी गलत हो गया। तो ये अपने आप में तीनों गलत हो गया, तो एक ही केवल सही बैठता है, क्योंकि इसी में जो है प्रेसिडेंट को कौन वोट करता है, सारे एमएलए स्टेट और यूटी के और इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो इसका मतलब है कि केवल यदि आपको यही जानना है कि कौन वोट करता है, उससे आपको फार्मूला में से चुन सकते हैं आप, इसलिए ये सुपर इजी क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए किस तरह से क्वेश्चन इजी हो जाता है जो पहले नजर में देखने में टफ होता है, इसी को मैं बोलता हूँ स्मार्ट प्ले। Which one of the following fundamental duty is inserted by 86th constitutional amendment? कौन सा जो है 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 2002 में हुई थी राइट टू एजुकेशन को लाने के लिए, उससे एक आर्टिकल घुसा है। मतलब आर्टिकल तो खैर पहले ही आ गए थे, 1976 में इंदिरा गांधी लेकर के आई थी 42nd अमेंडमेंट से, जिसमें कि 10 फंडामेंटल ड्यूटी को इंसर्ट किया गया था। लेकिन 11वां जो है 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से घुसा, वो कौन सा था ये मैं इतनी बार बता चुका हूँ। ये सुपर इजी क्वेश्चन है कि अपने माँ बाप की दायित्व है कि अपने बच्चे को जो 6 से 14 साल के हैं उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करें, स्कूल भेजें। सो दिस इज। अब यहाँ पे देखिए ये भी स्मार्ट प्ले, कॉमन सेंस, सीएस मतलब मैं कॉमन सेंस कहता हूँ। ये कहता है कि ये बहुत बड़ा बला है कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, उसने जो गवर्नमेंट ने सेटअप किया था, उसने कौन सा 6 रिलीजियस कम्युनिटी को माइनॉरिटी का, इतना बला बला तो चले जो भी है, लेकिन आप जब देखेंगे तो आप ये देखेंगे इससे अच्छा कोई ग्रुप नहीं है, आपको कोई आइडिया नहीं है। देखिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये तो आपको मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख हो गए।
बुद्धिज्म, जैन एंड जोरास्ट्रियन। अब आप देखेंगे जैन इसमें मिस कर रहा है, इसमें भी जैन मिस कर रहा है, जैन मिस कर रहा है, ज्यूज आ रहा है। जैन और बुद्धिज्म कैसे मिस करेगा? केवल एक ही में दोनों है, इससे ये इतना आसान हो जाता है। ये भी मीडियम मैंने लिखा है, लेकिन इजी भी इसको आप कह सकते हैं। Who among the following conducts the election for at polling station? मतलब ये कहना चाह रहा है कि देखिए, जो पोलिंग बूथ होती है उसका इंचार्ज कौन होता है, सिंपल आपको पूछ रहा है। और ये थोड़ा सा आपको नॉलेज इलेक्शन का चाहिए होता है। यदि आप वोटिंग देने गए हैं तो आपको पता होगा कि एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, वो उस बूथ का इंचार्ज होता है। बस इतना आपको जानना है। वहाँ पे एक पोलिंग एजेंट भी होता है। ये प्यून जैसे जो लोग होते हैं गवर्नमेंट में, वो पोलिंग एजेंट होते हैं। जो क्लर्क जैसे जो लोग होते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं। जो कलेक्टर होता है वो रिटर्निंग ऑफिसर होता है, मतलब वो पूरे डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है, जो पूरे जिले के लिए इलेक्शन करवाता है। और स्टेट में जो है वो तो जो यहाँ का जो इलेक्शन कमीशन का कोई एक रिप्रेजेंटेटिव होगा वो हेड करता है। ध्यान रखिएगा कि स्टेट इलेक्शन कमीशन अलग है, वो केवल पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन करवाता है। उनको लोकसभा, राज्यसभा और जो जनरल इलेक्शन होते हैं उससे नाता नहीं है। वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के तहत आता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। Who among the following is a pioneer of public interest litigation in India? ये सब बहुत लड्डू टाइप क्वेश्चन है। पीएन भगवती 1979 में कहा जाता है कि इन्होंने एक नया अध्याय शुरू किया। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होती है कि मान लीजिए कोई झुग्गी झोपड़ी बस्ती वाले को पुलिस हटा रही है। अब वो जो है वो फंडामेंटल राइट टू शेल्टर के लिए बेचारे कोर्ट में नहीं जा पा रहे हैं, कि उनको पता भी नहीं कोर्ट में जाना। उसके बिहाफ में किसी नागरिक ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की कि फंडामेंटल राइट टू शेल्टर आर्टिकल 21 के तहत इनको नहीं हटाया जा सकता है। तो उसमें कोर्ट ये नहीं बोला है कि आप क्यों दूसरे के फटी में टांग अड़ा रहे हो। तो इसमें यह है कि आप दूसरे के मामले में टांग अड़ा सकते हो। यदि किसी के फंडामेंटल राइट अहित हो रहा हो तो उस ग्रुप या उस इंडिविजुअल के बदले कोई दूसरा इंडिविजुअल या कोई दूसरी संस्था भी जो है वो फंडामेंटल राइट के हनन पर सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 जा सकती है। इसी को पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं। Who among the following contributed to the framing of National Rural Employment Guarantee Act? यदि आप नरेगा के बारे में यदि पढ़ोगे कि कौन इसका आर्किटेक्ट था इंडिया में, तो एक ही व्यक्ति है जो जहन में आता है, वो है ये जेंटलमैन। ये हैं तो बेल्जियम के, इनका नाम है जीन दायर जी। अभी भी ये आए थे क्योंकि नरेगा के कुछ किसान जंतर मंतर दिल्ली में भूख हड़ताल कर रहे थे, तो ये उनको ज्वाइन करने के लिए आए थे। ये इंडिया में ही रहते हैं। और जब यूपीए 1 की सरकार थी 2004 से 2009 के बीच में, तो उसमें नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में शायद मेंबर भी थे और ये काफ़ी करीबी थे। सोनिया गांधी इनकी सुनती थी। तो इन्होंने जो है एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम की एक पूरी रचना की थी। आर्किटेक्ट यही थे। सो जीन दर्ज जैसे पढ़ लीजिए। विच अमंग द, सब इजी क्वेश्चन है, मैंने मीडियम लिखा लेकिन इजी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल among the originally framed 6 principle of citizen charter movement? आपको लगेगा, देखिए अब इसको यदि आप मत पढ़िए तो आपको लगेगा कि ये बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि 6 प्रिंसिपल सिटीजन चार्टर का मैं कहाँ जानता हूँ। मान लीजिए आप नहीं जानते हैं, लेकिन यदि आपने सिटीजन चार्टर यदि पढ़ा है मेरे वीडियो से या कहीं से भी, तो आपको पता होगा सिटीजन चार्टर क्या होता है। उसमें कोई भी डिपार्टमेंट, पब्लिक या प्राइवेट, वो कहती है कि भाई आपको हम ये गारंटीड सर्विस देंगे, ये हमारा स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विस है। बैंक कहेगी कि आधे घंटे में हम आपको चेक बुक दे देंगे, 20 मिनट में बैंक ड्राफ्ट बना देंगे, नहीं तो आप यहाँ पे शिकायत करें। इसको सिटीजन चार्टर कहते हैं। मतलब आपका हक क्या है एज ए कस्टमर, एज ए सिटीजन, किसी भी सरकारी या गैर सरकारी संस्था से। तो अब यहाँ पे यदि आप देखें तो चॉइस है कस्टमर को, वैल्यू कस्टमर को दे रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी है, डेफिनेटली क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी इन सब में ऑड वन आउट हो जाती है। तो बिना जाने हुए ही आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, इसलिए कॉमन सेंस क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन? ये सब लड्डू टाइप क्वेश्चन है। 52nd अमेंडमेंट, शेड्यूल 10, ये सब जो है एंटी डिफेक्शन, जो कि अभी बहुत न्यूज़ में भी है। महाराष्ट्र में जिस तरह हुआ, अभी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच उस पर फैसला भी रिजर्व की हुई है, तो आपको पता होना चाहिए। 52nd अमेंडमेंट 1985 में आया था राजीव गांधी के शासन काल में। ये भी एकदम लड्डू क्वेश्चन है। 4P जो है लुथार गोलिक ने दिया था कि इस बेसिस पे ही जो है ऑर्गेनाइजेशन की रचना होती है, पर्पस, पर्सन, प्लेस, प्रोसेस। ये एकदम रट लेने वाली बात है, 4P प्रिंसिपल कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन अगेन चैलेंज किया जाने वाला है, और इसमें जो रिसर्च की है ये मेरे स्टूडेंट ने किया है।
इन्होंने मुझे ये भेजा और उन्होंने और काफ़ी मटेरियल रिसर्च करके भेजा है जे स्टोर आर्टिकल। और मैं केवल यहाँ पे आपको जो है ई ज्ञान कोश के मटेरियल दे रहा हूँ। इसमें ये कहा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू मैरी फॉलेट द डिफरेंस बिटवीन पावर एंड ऑथोरिटी। चलिए इसको पहले भी भूल जाइए, पावर ऑथोरिटी के बीच में जो जनरल डिफरेंस है समझिए। पावर क्या है? ताकत। आप कुछ चेंज ला सकते हैं, आप किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, आप दूसरे से वो काम करवा सकते हैं जो अदरवाइज वो नहीं करता, आप कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं, ये पावर है। पावर का बहुत तरह से डेफिनेशन दी गई है। ऑथोरिटी जो है वो लेजिटिमेट पावर है। दोनों में फर्क क्या है कि देखिए, सब प्रधानमंत्री जो है हमारे यहाँ, वो उनको ऑथोरिटी है क्योंकि वो चुन करके आए हैं। लेकिन आज कोई यदि मिलिट्री का शासक मान लीजिए बैठ जाए और वही वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे, तो उसको पावर तो होगा, उसके पास ताकत है आपको जबरदस्ती अपनी बात मनवाने का, लेकिन उसकी ऑथोरिटी लूज कर जाएगी। ऑथोरिटी मतलब लेजिटिमेट पावर, जहां पे कि पावर को लोग मान्य वैधता देते हैं, वो ऑथोरिटी है। ऑथोरिटी कई बार जो है वो लीगल हो सकती है, कई बार कैरिस्मेटिक हो सकती है, कई बार ट्रेडिशनल हो सकती है, कई बार कोई पोजीशन किसी को नहीं। अन्ना हजारे का मूवमेंट याद कीजिए, उनको तो कोई पोजीशन नहीं था, वो कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं था, लेकिन उनकी ऑथोरिटी कितनी ज़्यादा थी कि पूरी लोकसभा हिल गई। तो इस तरह से भी ऑथोरिटी जो है वो व्यक्ति के करिश्मा से भी जुड़ा होता है, उसके कार्य से भी जुड़ा होता है, और वो लीगल कोई ज़रूरत नहीं, जरूरी नहीं कि वो हो। अब यहाँ पे देखिए फॉले जो है, अब ये मैं क्वेश्चन पूरा पढ़ूंगा नहीं, मैं बहुत चीज़ बोल दिया। उनका बहुत अलग व्यू था पावर ऑथोरिटी का। जरूर आप पढ़ लीजिए, ये ज्ञान को से पढ़ लीजिए, सबसे आसान है। मैंने यहाँ पे दिया, अपने स्टूडेंट ने मुझे दिया, मैंने जस्ट रिप्रोड्यूस किया है। इनके जो जो यूनिट 7 है उसको पढ़ लीजिए, सबसे अच्छे आसान वे में इग्नू के ई ज्ञान कोर्स में फ्रीली अवेलेबल है। उनका ये कहना है कि ऑथोरिटी कभी डेलीगेट नहीं की जा सकती। अब मैं बहुत डिटेल में नहीं बोलूंगा, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। मतलब उनका कहना है कि ऑथोरिटी जो है कोई पोजीशन पे नहीं होती, जो नॉर्मली हम लोग कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का पोजीशन में ऑथोरिटी। उनका कहना है वो जॉब से होता है। कोई जो कारखाने में या फैक्ट्री में जो भी वर्कर काम कर रहा है, उस जॉब के परफेक्शन से उसको ऑथोरिटी आती है और उसको डेलीगेट नहीं किया सकता। वो जॉब में ही रहता है, जॉब में स्टे करता है। और कई जगह जो ऐसा लिखा हुआ है कि मैरी पार्कर फोले के अनुसार ऑथोरिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड। और इसका सही आंसर इन्होंने दिया है कि ये वाला, कि ऑथोरिटी कैन बी डेलीगेटेड। इसको बिल्कुल चैलेंज कर सकते हैं, इसमें कोई भी आंसर ठीक से सही नहीं बैठता, आप ये कह सकते हैं। द लिटरेचर ऑन न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेज एम्फेसिस ऑन। ये इतना आसान क्वेश्चन है। 5 थीम जो एनपीए के रिलेवेंस, वैल्यू, सोशल इक्विटी, चेंज, क्लाइंट फोकस, वही यहाँ पे दिया गया है। यहाँ के क्लाइंट फोकस हट गया है। लड्डू क्वेश्चन, विच इज द 5th स्टेज ऑफ पॉलिसी साइकिल अकॉर्डिंग टू हैरोल्ड लैसवेल। ये डिफिकल्ट है, ये डिफिकल्ट है क्योंकि लैसवेल ने जो है पॉलिसी साइकिल को बांटा। इंटेलिजेंस, जिसमें कि स्कैन किया जाता है कि प्रॉब्लम क्या है समाज में जिसके लिए कि पॉलिसी बनेगी, इसको इंटेलिजेंस स्टेज कहते हैं। सेम जो हर्बर्ट साइमन ने भी कहा था, जहां हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। फिर प्रमोशन, जो इस प्रॉब्लम के जो सॉल्यूशन है वो अल्टरनेटिव जो है प्रमोट करती है पॉलिसी कम्युनिटी की, ये मेरा सॉल्यूशन, ये मेरा सॉल्यूशन, अल्टरनेटिव। फिर जो है उसमें से एक को जो है वो एक तरह से सेलेक्ट कर लिया जाता है। फिर उस एक को जो है ऑथोरिटेटिवली पब्लिक पॉलिसी मान लिया जाता है, एक अल्टरनेटिव को, और डिक्लेयर कर दिया जाता है, उसको अडॉप्ट कर लिया जाता है। 5वां जो स्टेज है जो यहाँ पूछा जा रहा है वो है उसको इम्प्लीमेंट या अप्लाई किया जाता है। फिर उसका पॉलिसी साइकिल टर्मिनेट हो जाती है और फिर अप्रेजल किया जाता है लास्ट स्टेज में, इवेलुएशन। तो यहाँ पे एप्लीकेशन होगा। डिफिकल्ट। वैसे आप जान लें कि हैरोल्ड लैसवेल जो है वो पॉलिसी साइंस के फादर कहे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री एसोसिएटेड विद द स्वच्छ सर्वेक्षण, स्वच्छता सर्वेक्षण। ये क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट है, क्यों? क्योंकि जो स्वच्छ भारत मिशन है उसके 2 कंपोनेंट है, एक ग्रामीण और एक अर्बन। ग्रामीण जो चलाती है वो मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन चलाती है। जो अर्बन है वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर चलाती है। अब इसमें डिफिकल्ट है, और ये जो स्वच्छता अभियान है वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर कराती है। सुपर कंफ्यूजिंग। मतलब ये ना ऐसा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने काम इस तरह से कंफ्यूजिंग वे में बांट रखे हैं, और उससे जो है सेटर जो है क्वेश्चन पूछते हैं, जो कि मेरे अनुसार से सही नहीं है। जब तक कि आप गवर्नमेंट में खुद ना हो तो इस तरह के डिफरेंसेस को पढ़ के पता करना बहुत डिफिकल्ट होता है। Which of the following is the first state to bring social audit law? ये सब एकदम अर्बिट क्वेश्चन है। इसका आंसर है मेघालय। आप नेट पे जाकर पढ़ लीजिए। इन सब क्वेश्चन से दूर रहिए, कोई डिफिकल्टी नहीं है। ऐसे क्वेश्चन इसमें अर्बिट क्वेश्चन आप देखेंगे 5-6 अर्बिट क्वेश्चन है, छोड़ दीजिए उनको। डिफिकल्ट जो है 15 से 17 है, गेस कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा, आप जीआरएफ कंप्लीट कर जाएंगे बिना इन सब क्वेश्चन में माथा फोड़ी किए हुए। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री और आयोग इज एसोसिएटेड विद गुड गवर्नेंस इंडेक्स। ये डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि नॉर्मली यदि मुझे ऐसे कहा जाए तो मैं बोलता नीति आयोग, क्योंकि सारे इंडेक्स जो है नीति आयोग निकालती है। लेकिन गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन
ने निकाला है, ये एक बस जानने की बात है, आप जानते हैं तो जानते हैं, इसलिए ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज ऑल्सो नोन एज हाइड एक्ट, ये बहुत ही सुपर डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको इतनी जानकारी देता है कि आगे आप इसको मिस नहीं करेंगे। देखिए हुआ क्या था कि इंडिया और यूएस के बीच में एक पीसफुल एटॉमिक एनर्जी कोऑपरेशन हुई थी, जो 2005 में डिक्लेयर हुई और 2009 में जाके कंक्लूड हुई। मनमोहन सिंह जी की सरकार इस पे गिरते गिरते बची थी। इसमें ये हुआ था कि आपको पता होगा 1998 में जब वाजपेयी जी के टाइम में इंडिया ने पोखरण में सेकंड किया था अपना विस्फोट, जो ऑपरेशन शक्ति कहा गया था, तो उसके बाद इस पर काफ़ी सैंक्शन, इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिए गए थे। और न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप जो कि एक्सक्लूसिव न्यूक्लियर फिसाइल मटेरियल जो है उसको और उसके टेक्नोलॉजी को सप्लाई करता है, उससे इंडिया को ऑलवेज बाहर रखा गया और कहा गया भाई इंडिया को बिल्कुल जो है कोई मटेरियल नहीं देना है, इंडिया और पाकिस्तान दोनों को। लेकिन बाद में इंडिया के बहुत डिप्लोमेटिक प्रयास से ये हुआ कि अमेरिका मान गया कि यदि आप अपने सिविल और मिलिट्री न्यूक्लियर इस्टेब्लिशमेंट को बिल्कुल अलग कर लो, और सिविल न्यूक्लियर इस्टेब्लिशमेंट को हमारे आईईए जो होता है ना, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो यूएन के तहत काम करती है, उसके इंस्पेक्शन में ले आओ, तो फिर आपको हम जो है इस सैंक्शन से उबार लेंगे और आपको पीसफुल न्यूक्लियर जो आपके प्लांट हैं पावर के लिए, उसमें हेल्प भी करेंगे। इसको जो कहा गया कि इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील कहा गया। उसमें बहुत सारे एक्ट जो हैं वो थे और उसको पूछा जाता है, उसको 1, 2, 3 एग्रीमेंट भी कहते हैं। पहले एग्रीमेंट हुई इंडिया यूएस में, फिर एक एक्ट पास हुआ। इस एक्ट का नाम है यूनाइटेड स्टेट इंडिया न्यूक्लियर कोऑपरेशन अप्रूवल एंड नॉन प्रोलिफरेशन इन्हांसमेंट एक्ट 2008 में। और उससे पहले जो है इस एग्रीमेंट को रूप देने के लिए हाइड एक्ट जो है पास हुआ था, जो मैंने यहाँ लिख दिया है, आप इसको ठीक से पढ़ लीजिएगा। तो हाइड एक्ट, ये इन्हांसमेंट एक्ट, 1, 2, 3 एग्रीमेंट, ये सब जो है एक बैनर तले आते हैं इंडिया यूएस पीसफुल न्यूक्लियर डील के तहत। और ये भी चौथा एक्ट भी याद कर लीजिए। तो इतने सारे एक्ट यदि आपको इससे बाहर तो कोई पूछेगा नहीं, तो अच्छा है कि ये आपको काफी नॉलेज दे रहा है, बट सुपर डिफिकल्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रिंसिपल्स ऑफ पेंसिल, ये सुपर इजी है क्योंकि पेंसिल के 5 प्रिंसिपल मैं हमेशा कहता हूँ कि उसको पढ़ लो। और यहाँ पे यदि आप देखेंगे ना, अब देखिए यहाँ पे ये मैं कह रहा हूँ कैसे आप ऑप्शन से इसको क्रैक कर सकते हैं, आपको पूरा जानने की जरूरत नहीं है। ये सब थोड़े बहुत आप जानते होंगे, लेकिन ये क्या लिखा है, इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स अफेयर। मतलब कहीं भी ऐसा हो सकता है कोई पेंसिल में ये कहे कि हम दूसरे के मामले में टांग अड़ाएंगे, तो सी जहां भी उसको काट दीजिए, यहाँ काट दीजिए, यहाँ काट दीजिए, यहाँ काट दीजिए, तो एक ही बचता है ए बी डी, और वही सही आंसर। मतलब आपको सीधा ही इलिमिनेट किया और आपको आंसर मिल गया। इसको इलिमिनेशन टेक्निक कहते हैं। बाकी आपको जानना ही नहीं है कि कौन सा सही है, तो आपको ए बी डी पढ़ लीजिएगा, वही सही है। 2 और प्रिंसिपल हैं जो इसमें नहीं लिखे। When did a female police personnel from India took part in first ever peacekeeping mission operation? एकदम अरबिट है, भूल जाइए, आप नेट पर पढ़ लीजिएगा, मैं तो इसको जानने की भी जहमत नहीं उठा रहा हूँ। ये क्वेश्चन जो है कॉमन सेंस क्वेश्चन है। ये कहता है कि इंडिया अपना जो, हर कंट्री ना अपना एक तो नेबरहुड होता है, जैसे बांग्लादेश है, हमारे पड़ोसी है नेपाल, भूटान। एक होता है हम एक्सटेंडेड नेबरहुड, वो हम मानते हैं कि वो नियर अब्रोड है, मतलब हमारे लगभग पास में ही है। उसमें से कौन सा पास में नहीं है? देखिए स्वेज कैनल हमारे बिल्कुल पास में है, साउथ चाइना सी जो कि चाइना हमारा पड़ोसी है वो भी है, एशिया पैसिफिक के तो जानते हैं, एशिया पैसिफिक रीजन के हम बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री हैं। ईस्टर्न अफ्रीका को कभी भी आप सोच के देखिए, क्या हम उसको एक्सटेंडेड नेबरहुड बोलेंगे? काफी दूर है वो, इसलिए ईस्टर्न अफ्रीका इसका सही आंसर। द फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के, उन्होंने 5S जो है वो अपने फॉरेन मिनिस्ट्री की पॉलिसी बताई। इनफैक्ट मोदी जी ने इसको एक्सप्लेन किया था जब इंडिया 2021-22 के लिए सिक्योरिटी काउंसिल का 2 साल के लिए टेम्पररी मेंबर बना था, तो उन्होंने कहा था कि हमारी नीति जो है वो 5S पे आधारित होगी। वो 5S जो है वो है सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति एंड समृद्धि। इसका इंग्लिश में आप अनुवाद देख सकते हैं, लेकिन उसमें सामंजस्य कहीं नहीं था, इसलिए ये, तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है। इन विच कॉन्फ्रेंस दैट, लेकिन आगे आप नहीं भूलेंगे यदि आएगी तो, और आने की फिर संभावना अदर एग्जाम में है। इन विच कॉन्फ्रेंस द डिसीजन टू सेट अप वर्ल्ड बैंक वॉज टेकन, ये सब लड्डू क्वेश्चन है, आपको पता है। इसको ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस कहते हैं, 1944 में हुई थी, जिससे कि वर्ल्ड बैंक IMF दोनों निकल के आया था, इसलिए दोनों इंस्टीट्यूशन को ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। इन विच ईयर यूनाइटेड नेशन वॉज सेट अप, ये सब लड्डू क्वेश्चन है, कोई भी इसका जवाब दे देगा।
हु कॉइन द टर्म कंटेनमेंट, ये भी वैसे मैंने मीडियम कहा है, लेकिन आपने यदि कंटेनमेंट के बारे में थोड़ा भी पढ़ा है, और आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि कंटेनमेंट हैरी ट्रूमैन डॉक्ट्राइन भी कहते हैं। और ये क्या पॉलिसी थी कि सोवियत संघ के जो इन्फ्लुएंस जो बढ़ता चला जा रहा है, पर्टिकुलरली थर्ड वर्ल्ड में या पूर्वी यूरोप में तो बढ़ ही चुका था, उसको कैसे रोका जाए। कंटेनमेंट मतलब रोकना, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे उसके बहाव को चेक किया जाए। इसके जो आर्किटेक्ट थे वो जॉर्ज एफ केनन थे, जो एक उस समय के बड़े ही इन्फ्लुएंशियल डिप्लोमेट होते थे अमेरिका में। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था जो कई एग्जाम में पूछा जाता है, एक स्यूडोनोम नेम एक्स, स्यूडो मतलब छद्म नेम, एक्स से उन्होंने एक्स, मिस्टर एक्स, तो एक्स आर्टिकल लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई अमेरिका को चेत जाना चाहिए, जिस ढंग से यूएसएसआर अपना इन्फ्लुएंस, आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया में बढ़ा रहा है, तो कंटेनमेंट की पॉलिसी लानी चाहिए। बाद में जॉर्ज एफ कीनन को जो है एक तरह से कंटेनमेंट पॉलिसी बनाने का जिम्मा दिया गया, और हैरी ट्रूमैन प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इसकी घोषणा की, जिसको ट्रूमैन डॉक्ट्राइन भी कहते हैं। Who categorize India as a responsible state with advanced nuclear technology? ये जो है बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन अभी जो आपने हाइड एक्ट देखा उसी से जुड़ा हुआ है, या 123 एग्रीमेंट, या यूएस इंडिया न्यूक्लियर डील। जब डील हुई थी ना 2005 में और 6 में घोषणा हुई थी, तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो है उन्होंने ये कहा था कि इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है, एडवांस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, इसलिए हम ये डील कर रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ कि ये न्यूक्लियर वॉर कभी करेगा। डिफिकल्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू इन इकोलॉजिकल अप्रोच, ये भी जो है आप ऑप्शन से देखिए कितना आसानी से निकल आएगा। अब आप देखिए कि अर्नेस्ट हैकल कॉइन द टर्म इकोलॉजी, ये तो हर जगह मैंने बताया है, गाइड में बताया है, तो बी जरूर होना चाहिए। तो बी केवल देखिए आप दो में है, तो इसको खत्म कर दीजिए। अब इन दोनों में आप देखेंगे तो बी सी तो कॉमन ही है, तो ए के बारे में केवल देखिए, द टर्म इकोलॉजी हैज ग्रीक रूट। अब यदि आप कंफ्यूज भी हैं कि ग्रीक रूट है या नहीं है, तो जनरली इस टाइप का स्टेटमेंट गलत होता नहीं है। आपको यदि नहीं भी पता है तो आप मतलब ये बहुत ही स्टैंडर्ड है। और ये कहाँ का होगा, ग्रीक होगा, लैटिन होगा, ये सब सारे वर्ड उधर से ही आते हैं। लैटिन में लैक्टस, टस, अस टाइप के होते हैं, और इस टाइप के जो है इकोलॉजी, इडोमोनिया, ये सब ग्रीक वर्ड हैं। तो आप थोड़ा बहुत गेस कर सकते हैं कि ये ग्रीक वर्ड होगा। ऑफकोर्स थोड़ा डिफिकल्ट, मीडियम लेवल। Who among the following believes that the superstructure is relatively autonomous? ये अगेन चैलेंज, ये मेरे अनुसार से उन्होंने रॉन्ग आंसर दिया है। यहाँ पे पहले समझिए इसका मायने क्या है, ये समझिए। देखिए क्लासिकल मार्क्सिज्म में बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है। सुपर स्ट्रक्चर, बेस मतलब कि इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर है समाज का, जहाँ पे कि मोड ऑफ प्रोडक्शन डिसाइड होता है कि कौन जो है, कौन सा क्लास मीन्स एंड मोड ऑफ प्रोडक्शन या फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, वही जो है कैपिटलिस्ट क्लास होता है। और जो अपनी लेबर सेल करते हैं वो लेबर क्लास होता है। जो सुपर स्ट्रक्चर है, क्लासिकल मार्क्सिज्म कहता है कि ये सुपर स्ट्रक्चर को कंट्रोल करता है। सुपर स्ट्रक्चर समाज का वो है जो पॉलिटी है, लॉ है, आर्ट, क्राफ्ट, कल्चर, मीडिया, ये सारी चीज़ें जो हैं, इसको हम सभ्यता कहते हैं, वो सब जो है इसके ऊपर है। लेकिन वो सब डिटरमिन होती है कि कौन सा जो समूह है वो मोड ऑफ प्रोडक्शन पे अपना कब्जा जमाता है, उसी से उसका जो आइडिया होगा वही आइडिया के अनुसार आर्ट चलेगा, क्राफ्ट चलेगा, मीडिया चलेगा, उसी के अनुसार जो है पॉलिटी पे भी उन्हीं का दखल होगा, स्टेट भी वही जो है राजकाज करेंगे। ये क्लासिकल मार्क्सिज्म में कहना है कि बेस डिटरमिन द सुपर स्ट्रक्चर, मतलब उसको ऑटोनॉमी नहीं है, स्टेट को ऑटोनॉमी नहीं है, आर्ट क्राफ्ट को ऑटोनॉमी नहीं है, मीडिया को ऑटोनॉमी नहीं है। लेकिन जो स्ट्रक्चरलिस्ट थे, अब ये मैं डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, जो एक मार्क्स के बाद जो उनके बाद जो आए उसमें सबसे फेमस स्ट्रक्चरलिस्ट थे लुई अल्थजर। उनका कहना था कि नहीं, ऐसा नहीं है, जो स्टेट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट एक रोल अदा करता है। वो बहुत, केवल ऐसा नहीं कि वो बेस से डिटरमिन होता है, वो स्टेट जो है अपने आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस और रिप्रेसिव स्टेट एपरेटस से एक स्ट्रक्चर, कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर को मेंटेन रखता है, और सदियों सदियों उसको जो है पैदा करते रहता है। कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर क्या है, मतलब एक ऐसी व्यवस्था जैसे कास्ट स्ट्रक्चर थी, जिसमें कि जो लेबर क्लास है वो सोचे कि लेबर होना ही उसके लिए हित में अच्छा है, और कैपिटलिस्ट की बात को मानना, उसके फैक्ट्री में काम करना, उसे सैलरी लेना, जो भी बाजार रेट पे दे रहा है, यही उसके बेस्ट इंटरेस्ट में है। इस टाइप की एक हेजेमनी क्रिएट करना, और उससे जो है सालों साल जो है बिना किसी कोएर्सन, बिना किसी लड़ाई के कैपिटलिस्ट जो है
वो मोड ऑफ प्रोडक्शन चलता रहेगा। ये स्ट्रक्चरलिस्ट व्यू है, और इस स्ट्रक्चरलिस्ट व्यू में माना जाता है कि सुपर स्ट्रक्चर जो है वो रिलेटिव ऑटोनॉमी है उसको, मतलब वो अपनी ही अपना खुद फेट डिसाइड करता है, वो बेस पे उतना डिपेंडेंट नहीं होता है। इसमें लुई अल्थुजर इसके सबसे ग्रेटेस्ट प्रोपोनेंट थे। पोलंजा उनके शिष्य जैसे थे। ग्रामस्की भी जो उन्होंने हेजमनी कॉन्सेप्ट दिया वो भी लगभग अल्थुजर टाइप की बातें करते हैं। माओ जेडंग का इसमें कोई रोल नहीं है, जबकि इसकी जो आपको ऑफिशियल आंसर दिया है उसको उसमें उन्होंने दे दिया है BCD, मतलब लुई अल्थुजर को ही हटा दिया, जबकि होना चाहिए था ABC। इसलिए ये बिल्कुल ही गलत है और ये चैलेंज करने लायक है। Which of the following statement are correct in terms of Machiavelli's The Prince? ये सब बहुत आसान है। आप देखेंगे द बुक हैज बीन रिटन विद द डेमोक्रेटिक स्पिरिट। कहाँ से डेमोक्रेसी आएगी प्रिंस में? तो बिल्कुल ये गलत है। ए को हटा दीजिए, तो ए हट गया। अब यहाँ है डुअल मोरलिटी हैज बीन एस्टैब्लिश, तो डबल मोरलिटी की बात ही है, इसमें बी होगा। तो ये है, इसका मतलब ये भी हटा दीजिए। अब इसमें देखिए डी या सी होगा। तो द बुक इज फेमस फॉर एंटी सेकुलर, आपको पता है कि सेकुलरिज्म को चैंपियन थे, तो सी नहीं होगा, तो सी को हटा दीजिए। तो एक ही बच गया क्या? बी एंड डी। तो इस तरह से आप एलिमिनेट करके कर सकते हैं। अगेन एक चैलेंज का आया। हम सभी को पता है कि जॉन लॉक जो है वॉज फर्स्ट प्रोपाउंडर ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी। बाद में सेम जो है रूसो ने भी दिया, लेकिन उससे पहले लॉक ने दिया था। ऑफकोर्स इन्होंने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात की थी कि पॉपुलर सॉवरेनिटी है, पीपल अल्टीमेट सॉवरेन, लेकिन वो अपनी जो सॉवरेनिटी है वो कुछ पल के लिए अपने रिप्रेजेंटेटिव को दे देते हैं शासन करने के लिए। और ये कहते हैं कि डी गलत है इनके अनुसार से, तो ये ABC को करते हैं। तो इसका मतलब है कि इन्होंने एरर कर दिया है, इसलिए इसको चैलेंज कीजिए। बाकी तो सब सही है, एम्पिरिसिज्म, इससे लिमिटेड स्टेट सब कुछ है, लेकिन ये भी सही है, चारों इसमें सही है। इसका ABCD होना चाहिए था, इसलिए ये रॉन्ग है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट इन रेफरेंस टू टैगोर्स फिलॉसफी? अब यहाँ पे यदि आप पूरा पढ़ेंगे, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, तो एग्रेसिव नेशनलिज्म कैसे हो सकता है? यदि आपने टैगोर को थोड़ा भी पढ़ा तो आपको पता है कि उनकी नेशनलिज्म बिल्कुल एग्रेसिव नहीं थी, इंटीग्रेटिव थी, कॉस्मोपॉलिटन थी, विश्व बंधुत्व की भावना थी, लेकिन एग्रेसिव नहीं थी। तो डी को निकाल दीजिए, डी, बस एक ही बच गया। एलिमिनेशन तुरंत खत्म। सी मतलब इसी को मैं बोल रहा हूँ कि स्मार्ट प्ले करना सीखिए डियर स्टूडेंट, ना कि आप सोचिए अरे टैगोर की फिलॉसफी इतना मैं कैसे जानूंगा। ये क्वेश्चन टफ लगेगा जब तक कि आप ये टेक्निक नहीं अपनाएंगे, एलिमिनेशन टेक्निक। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दंड नीति अकॉर्डिंग टू कौटिल्य? अगेन चैलेंज करने लायक है। आपको पता है कि दंड नीति ये कर रहा है व्हाट इज द पर्पस। अब इसमें बहुत सारे ब्ला ब्ला हैं, एक्विजिशन ऑफ अनएक्वायर्ड एंड ब्ला ब्ला, लेकिन आपको ये इसने बहुत बड़ा एरर कर दिया है। इसने इसी को छांट दिया जो उसका क्रक्स है, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर विद इन द स्टेट, मत्स्य न्याय को खत्म करना और लॉ एंड ऑर्डर शांति लाना, यही दंड नीति का सबसे बड़ा पर्पस था। और इसकी जो ऑफिशियल आंसर है उसमें सी ही गायब है। इसका मतलब है बिल्कुल इसको चैलेंज कीजिए, इसमें और आगे आपको सोचना ही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस ऑफ ए पॉलिटिकल सिस्टम? इसको भी आप पढ़ेंगे तो पॉलिटिकल डीके क्यों होगा, पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन क्यों होगा, सोशलाइजेशन रिक्रूटमेंट तो होती है, AC। बस बहुत आसान क्वेश्चन है, आलमंड ने इस पर काफ़ी काम किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलो मेंशन फैक्टर्स लीड टू रिवॉल्यूशन इन पॉलिटिकल सिस्टम? क्या क्या रिवॉल्यूशन होगी? ये कॉमन सेंस क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए तो ABCD पांचों है, लेकिन यदि आप देखें बाकी जब पढ़ेंगे तो सीवियर क्लास डिवीजन होगा तो होगा, मतलब अनरेस्ट होगा, रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल इन मास मोबिलाइजेशन यदि इंटेलेक्चुअल कर दे तब भी होगा, सोशल डिसइक्विलिब्रियम यदि हो जाए तब भी होगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर पीस से तो रिवॉल्यूशन नहीं होगा। इंक्रीमेंटल चेंज, यदि चेंज बहुत धीरे धीरे हो जो कार्ल पॉपर बोलते हैं, तब भी नहीं होगा। तो DE को निकाल दीजिए, तो ABC। वेरी इजी, बट मैंने मीडियम लिखा है। Which of the following statement is are correct regarding the power of speaker of लोक सभा? ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैंने मीडियम दिया है लेकिन डिफिकल्ट भी हो सकता है। इसमें आप देखेंगे तो तीनों सही है या दो सही है। अब यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट है वो कॉमन सेंस से आप इसको काट सकते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ कहता है कि एप्लीकेबल हो जाएगा यदि स्पीकर अपना पार्टी छोड़ दे तो, जबकि आपको पता है कि स्पीकर को पार्टी लेस होना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि स्पीकर, गवर्नर, ये सब जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है वो किसी पार्टी के नहीं होते हैं। तो यदि अपनी पार्टी छोड़ेगा तो उस पर क्यों एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा? ये तो अच्छी बात है कि पार्टी छोड़ दे, इसलिए ये अपने आप में ये कंट्राडिक्टरी है, गलत है। और यहाँ पे दो से कम जो है कोई है ही नहीं सही। इसका मतलब यदि ये गलत हो गया तो इसका मतलब दोनों जरूर सही होगा और इसका BC होगा। बाकी पढ़ लीजिए, इस तरीके से आप इसको क्रैक कर सकते हैं। ऑफकोर्स जो दोनों स्टेटमेंट है वो भी थोड़े कंफ्यूजिंग है, इसलिए आप यदि इधर से चलेंगे तो आपको बाकी कंफ्यूजन ही दूर हो जाएगी। ये क्वेश्चन कहता है कि प्रियम्बल के बारे में जो स्टेटस है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, उसके बारे में कौन सा सही है। ये सब बहुत आसान है यदि आप मुझे फॉलो कर रहे हैं। आपको पता है 1960 में बेरूबारी केस हुआ था, उसमें जो बेंच थी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, उसने ये कह दिया कि प्रियम्बल
नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट, तो ये सही है। केशवानंदा भारती केस जो 73 में, तो उसमें कह दिया कि ये इंटीग्रल पार्ट है। LIC ऑफ इंडिया में फिर से कहा कि ये इंटीग्रल पार्ट है, इसलिए तीनों जो है वो सही है। ओह अच्छा, यहाँ पे लिखा है ये नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने नहीं पढ़ा तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। कहाँ तक ये है, इसका मतलब है कि नॉट पार्ट A B केवल सही होगा, तो सॉरी इसको काट दीजिए, A B ये सही है, फ्री में लगा रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्ट्रेंथ्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये इसमें मैंने क्वेश्चन मार्क किया है, इसको भी आप चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि ग्लोबलाइजेशन ने रिच और पुअर कंट्री के बीच में और रिच और पुअर क्लास के बीच में ग्लोबली जो है वो खाई बढ़ा है। सभी जानते हैं कि नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन ने रिच को और रिच बनाया है, पुअर को पुअर, रिलेटिवली हम बोल रहे हैं खाई जो है बढ़ गई है, इसलिए ये भी स्टेटमेंट सही होगा। इनका स्टेटमेंट है कि A B C सही है, D E गलत है, तो चलिए आप मान सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है पढ़ लीजिएगा, ये सब बहुत ही ऑब्वियस है ये सब। मुझे लगता है कि D भी सही होना चाहिए, चैलेंज कर सकते हैं यदि आपको मूड हो, अदरवाइज मान लीजिए सर झुका के, थोड़ा गड़बड़ तो है इसमें। According to Article 26 of the Constitution of India, every religious denomination shall have the right। देखिए 25 से लेके 28 तक फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस है, हम कोई भी धर्म को अपना सकते हैं, उसको अपने तरीके से उसको हम मान सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, और उससे रिलेटेड हम अपने इंस्टीट्यूशंस भी खोल सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं, मंदिर गुरुद्वारा गिरजाघर कुछ भी खोल के उसको हम मैनेज कर सकते हैं, रिलीजियस इस्टेब्लिशमेंट को। 26 यदि आप पढ़ेंगे इसको ना, तो आपको कॉमन सेंस है, आप यदि देखिए यहाँ पे तो आपको 4 सही है, केवल एक ही गलत ढूंढना है। पहले आप आइए ऑप्शन पे कि 4 सही है, तो इसका ऐसे भी हो सकता है इसमें से कौन सा गलत है, और यहाँ पे आके आप अटक जाएंगे, टू मैनेज सोशल अफेयर। अब बताइए कोई रिलीजियस इस्टेब्लिशमेंट क्यों सोशल अफेयर को मैनेज करने लगेगी, ये बिल्कुल ऑड वन आउट है, यदि एक निकालना है, इसलिए ABCE, तो ABC सही हो जाएगा, D को काट दीजिए, इजी। आइए आप 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये पूछ रहा है कि क्लासिकल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इसमें कौन सही है। यदि ऑप्शन को पहले हम देखें, जो मैं टेक्निक बताता हूँ, तो इसमें तीनों भी सही हो सकते हैं या एक गलत है। अब आप देखिए, इट प्लेड ए नोटेबल रोल इन रेशनलाइजिंग इवन स्टिमुलेटिंग प्रोडक्शन। आपको पता है कि टेलर की जो थ्योरी थी, उसे प्रोडक्शन कितना बढ़ गया था साइंटिफिक मैनेजमेंट से। इट फॉर्मुलेटेड ए सेट ऑफ कॉन्सेप्ट्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बनाया, ये भी सही है। इट वॉज द फर्स्ट टू प्रोपाउंड द आइडिया दैट एडमिनिस्ट्रेशन इज ए सेपरेट एक्टिविटी, ऑफ कोर्स ये भी सही है, मतलब इसको कौन इस तरह के स्टेटमेंट को गलत बोलेगा। प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को देकर उन्होंने एक अलग विधा बनाई, तो ABC बहुत सबसे सही लगता है, आसान क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू फेरल हेडी, अब जैसे स्टूडेंट ने देखा होगा मेरे फेरल हेडी, उनको लगा हो ये क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन आपको फेरल हेडी का नाम भी नहीं जाना, अब आगे पढ़िए। द कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एड्रेस विच ऑफ द फॉलोइंग कंसर्न। कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नाम याद है, फ्रेडरिक को याद कीजिए, और उन्होंने किस तरीके से जो है वो इकोलॉजिकल अप्रोच अपना करके कंपैरिजन किया प्रिज्मेटिक, फ्यूज्ड और रिफ्रैक्टिव सोसाइटी के बीच में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, इसको कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। अब ये कह रहा है इसमें, अब यहाँ पे यदि आप आएंगे तो एक इसमें एक या गलत होगा या कोई गलत नहीं होगा, ABCD भी है, और आपको पता है कि ऑल जो है जनरली सही होता है। अब देखिए, द सर्च फॉर थ्योरी, कौन सा ऐसा ब्रांच है जो कि थ्योरी नहीं सर्च करेगा डिफरेंटली। अर्ज फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, एकदम जनरल स्टेटमेंट है, यस। कंट्रीब्यूशन टू द ब्रॉडर कहना चाहता है, ब्रॉडर फील्ड ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, यस। कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उसका एक पार्ट ही तो है। कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ ऑनगोइंग प्रॉब्लम्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सभी एकदम जनरल स्टेटमेंट है, ABCD सब सही है, तो बहुत आसान है। विच आर नॉट ट्रू अबाउट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, अभी PIL के बारे में हम लोगों ने देखा, PN भगवती, अभी दूसरा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए, इसमें एक गलत हो सकते हैं, दो बहुत गलत, 3 भी गलत हो सकते हैं। ओनली रजिस्टर्ड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन कैन फाइल PIL, क्या इतना रेस्ट्रिक्टिव होगा? कॉमन सेंस से सोचिए, जहाँ पे कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, क्या हम कहेंगे कोई सिविल सोसाइटी रजिस्टर्ड नहीं तो नहीं फाइल करेगी? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, इसलिए A को आप काट दीजिए, A को काट दीजिए, A को काट दीजिए, तो बच जाता है D ओनली BC, तो D को पहले देखते हैं। देर इज नो कोर्ट फी फॉर फाइलिंग PIL। अब चलिए, यदि आप कंफ्यूज भी हैं तो इधर आइए, B और C को देखिए। PIL can be filed in Supreme Court under Article 32 and High Court under Article 226, ये दोनों बिल्कुल सही है। यदि ये सही है, आपको BC मिल गया, तो आप C को जो D को छोड़ दीजिए, क्योंकि वो तो अलग है, तो इसका मतलब ये दोनों सही होगा, ये सही होगा, तो ये दोनों बिल्कुल सही है। इसका मतलब कोर्ट फी जो है PIL में लगती है, और फ्री क्यों होना चाहिए, तो फ्रिवलस हो जाएगी, कुछ ना कुछ नॉमिनल फी तो लेना ही चाहिए कोर्ट को।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू अबाउट अमेंडमेंट ऑफ आरटीआई एक्ट 2019। अब ये डिफिकल्ट है, जब तक कि आपने ध्यान नहीं दिया हो एग्जाम के पहले कि आरटीआई एक्ट में जो 2019 में अमेंडमेंट हुए थे उसको पढ़ लीजिए, उसमें थोड़ा सा डाइल्यूट कर दिया गया है। अब देखिए, एक आता है कि पहले 5 साल के फिक्स टर्म से अब कमिश्नर जो है होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नमेंट, एंड नाउ द सैलरी अलाउंसेज ऑफ कमिश्नर आर ऑल्सो डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट। ये मैं सिंपली, मैंने पढ़ाई नहीं की है, मैं इसके आंसर से ही चल रहा हूँ, इन्होंने कहा है तो सही होगा, इसमें कोई, अब आप चेक कर लीजिए, मुझे लगता है ये सही होगा, ए एंड सी इसका सही आंसर है। डिफिकल्ट, व्हाट आर द कोर वैल्यूज ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। ये आसान है, क्योंकि अब यहाँ पे आप देखिए, मतलब कोई ना कोई तो गलत जरूर है, क्योंकि सभी ऑप्शन सही नहीं है। अब यहाँ पढ़ते पढ़ते आप आ जाएंगे टेरिटोरियल एक्सपेंशन। क्या कभी ऐसा हमारा फॉरेन पॉलिसी ऐसा स्टेटेड हो सकता है, अंदर में हो भी, कि हमको जो है टेरिटोरियल एक्सपेंशन करना है? तब तो समझिए कि पूरे नेवर आपके दुश्मन हो जाएंगे। तो डी को आप काट दीजिए, तो डी 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 बस एक ही बच जाता है, ए बी सी, और आपका एलिमिनेशन से देखिए किस टाइप से आपका आंसर निकल आता है। एक यदि अब्सर्ड या हार्ड या आउटलैंडिश स्टेटमेंट आपको दे दिया सेटर ने, तो कैसे आसान हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द फीचर्स ऑफ कोल्ड वॉर। ये सब तो बहुत आसान क्वेश्चन होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, दो गलत है, तो न्यूक्लियर आर्म्स रेस हुआ था, प्रोपेगेंडा वॉर था, ये दोनों यदि सही है ए और बी, तो बाकी दो तो गलत होंगे ही। देर वॉज इकोनॉमिक ब्लॉकेड अगेंस्ट द नॉन अलाइंड कंट्री, ऐसा क्वेश्चन नहीं हुआ था। थर्ड वर्ल्ड कंट्री डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे, इनडायरेक्ट वो स्यूडो वॉर होता था, तो ए बी जो है वो सही है। अब दो स्टेटमेंट है, रीजन एजर्सन, ऐसे काफी क्वेश्चन है। आपका एक बार मैंने दे दिया है, इसका पैटर्न आप देख लीजिए। पहला जो होता है दोनों सही होते हैं, आर जो है रीजन, उसका सही एक्सप्लेनेशन होता है, एजर्सन का दोनों सही होते हैं, लेकिन आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। ए जो है ट्रू है, आर फॉल्स, और उल्टा ए फॉल्स लेकिन आर ट्रू, इस टाइप का दोनों एक ही साथ फॉल्स नहीं होते हैं। यदि एक फॉल्स है तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है, सी या डी होगा। तो पहले दोनों को टेस्ट कीजिए कि दोनों सही है या एक फॉल्स है, एक सही है, इस टाइप का देखिए। Adjacent, ever since the end of World War II, international environment has been dominated by the American relation with the Soviet Union, characterized at Cold War। एकदम बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये तो ट्रू है। अब रीजन देखते हैं। द कोल्ड वॉर कलर्ड नॉट ओनली अमेरिकन एंड अमेरिकन अलाइंड नेशन रिलेशन विद द सोवियत यूनियन एंड लेटर्स एलाइज, बट रिलेशन ऑफ द यूएस एंड इट्स एलाइज विद अदर नॉन अलाइंड नेशन एज वेल। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। इसका मतलब है कि ए और बी में से ही सही होगी, और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसलिए ये बिल्कुल सही है, इसका आंसर भी यही है। यहाँ देखिए, इन आवर एजर्सन कहता है, इन आवर टाइम हिस्ट्री इज दैट विच ट्रांसफॉर्म डॉक्यूमेंट इनटू मॉन्यूमेंट्स। एकदम जनरल स्टेटमेंट है, कौन ऐसा कहेगा नहीं। नेक्स्ट है, द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज डिस्कवर्स द इंट्रिंसिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द मॉन्यूमेंट। ये ब्ला ब्ला है, आपको यदि लगे भी कि भाई ये सही है गलत है, तो आप समझिए इस टाइप का जनरल स्टेटमेंट कभी गलत होता है क्या, और ये इसको लगभग एक्सप्लेन करता जैसा भी लग रहा है, तो आप इसके ये जाइए। ऑफकोर्स ये बहुत ही वेग है, लेकिन फिर भी आप इसको डिसिफर कर सकते हैं कि यही सबसे अच्छा आंसर है। एजर्सन देखिए, इनर कंट्राडिक्शंस ऑफ कैपिटलिज्म विल डिस्ट्रॉय कैपिटलिज्म। मैं कहता हूँ इसको चैलेंज कीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनर कंट्राडिक्शन है कैपिटलिज्म में, वो उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया है और डिस्ट्रॉय करता भी नहीं है, वो उसको क्राइसिस देता है। लेकिन कैपिटलिज्म इतना रेजिलियंट है, जस्ट लाइक लिबरलिज्म, कि अपने अलग अलग रूप परिवर्तित करके उस क्राइसिस को ओवरकम करके फिर भी ये वर्ल्ड में छाता ही जा रहा है। इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है मेरे हिसाब से। एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सरप्लस वैल्यू इज द बिगेस्ट कंट्राडिक्शन ऑफ कैपिटलिज्म। ये भी कहना जो है बहुत सही नहीं है, लेकिन यदि इसको मान भी ले तो इसका ऑफिशियल आंसर जो है वो ए है, जबकि ए तो कभी नहीं होगा, क्योंकि ये जो है बिल्कुल सही नहीं दिखता है। अब और इस पर रिसर्च कर लीजिए, लेकिन मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन को चैलेंज किया जाना चाहिए। मैंने आपको जस्ट हिंट दिया है, और आप आगे सोच लीजिए, रिसर्च कर लीजिए। एजर्सन देखिए, इकोनॉमिकली द फ्रेमवर्क ऑफ द सर्वोदय ऑर्डर वुड सीक टू एस्टैब्लिश ए बैलेंस्ड एंड इक्विटेबल इकोनॉमिक सेटअप इन द कंट्री। एकदम सही स्टेटमेंट है। सर्वोदय का मतलब ये तो सबका उदय हो, तो सोशल जस्टिस है। जयप्रकाश नारायण इसके बहुत बड़े प्रोपोनेंट थे, और वो एग्रीकल्चर के थ्रू इसको लाना चाहते थे, वही बात यहाँ पे कही गई है, तो ये ए होगा, बिल्कुल ठीक है, इसको कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, मैं ए बोल रहा हूँ, शायद इसका आंसर बी है, और वो सही भी है, क्योंकि ये एक अलग बात है, ये अलग है, और दोनों एक एक्सप्लेन नहीं करता, लेकिन दोनों अपने आप में सही है। आप चेक कर लीजिएगा, मैं जस्ट क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ, मेमोरी से मैं बोल रहा हूँ, शायद इसका बी है और सही भी है। यहाँ देखिए एजर्सन, पॉलिटिकल कल्चर इज ए सेट ऑफ बिलीफ एंड सेंटिमेंट अबाउट पॉलिटिक्स एज इम्बॉडीड इन द वर्बल एंड नॉन वर्बल बिहेवियर ऑफ द पीपल। ये डेफिनेशन है पॉलिटिकल कल्चर का, मैंने कई बार बताया है, बिल्कुल सही है।
The typological and morphological, the form, model of political culture denote that there can be as many political culture as the dynamics of political development in political system. ये भी बिल्कुल सही है, जनरल स्टेटमेंट है, ट्रू है, लेकिन ये जो है इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है. ये अलग एकदम स्टेटमेंट है कि पॉलिटिकल कल्चर क्या है, और ये बता रहा है कि पॉलिटिकल कल्चर इतने टाइप के होते हैं. इसका मायने ये है कि जितना ही पॉलिटिकल सिस्टम जितने टाइप का होगा उसका डायनेमिक्स उतने ही टाइप के पॉलिटिकल कल्चर भी होंगे. तो ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर बी है, मतलब दोनों सही है लेकिन एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करते हैं. रॉबर्ट डहल हैज सजेस्टेड फॉर क्रॉस कल्चरल स्टडीज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. रॉबर्ट डहल जो हैं पॉलियार्ची और डेमोक्रेसी के प्रोपोनेंट होने के साथ में, एक प्लुरलिस्ट होने के साथ में, वो इकोलॉजिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के भी फ्रेडरिक जैसे ही समर्थक थे. तो यही बात यहाँ पे वो कहते हैं कि क्रॉस कल्चरल स्टडी होनी चाहिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की. तो ये बिल्कुल सही है. He believed that public administration can escape the effect of political culture environmental system in which develop. ये एकदम उल्टा कह रहा है, इसका रिवर्स ट्रू है, कैन नॉट होगा. मतलब कहने का है कि यदि इंडिया में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है तो इसका जो लार्जर कल्चर है हमारा, इवन कास्ट सिस्टम, नेपोटिज्म, हिरार्किकल सिस्टम, स्टेटस कंसर्न, उससे कैसे बच सकता है हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. जो लार्जर सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट है उसका असर पूरा पड़ता है. इसी को इकोलॉजिकल इम्पैक्ट करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है, फॉल्स है. तो इसमें हो जाएगा कि ए सही है और रीजन जो है वो फॉल्स है. शायद ये थर्ड होता है. अब आइए, स्टेटमेंट है भी कुछ क्वेश्चन है. इसमें आपका लाइफ बहुत आसान है क्योंकि आपको ये नहीं सोचना है कि एक्सप्लेन कर रहा है, नहीं, सिंपली देखना है कि दोनों सही हैं. तो पहला होता है दोनों सही हैं, दूसरा होता है दोनों फॉल्स है. इसमें दोनों फॉल्स हो सकते हैं, एक सही दूसरा फॉल्स, दूसरा फॉल्स दूसरा, मतलब पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू. स्टेटमेंट 1 देखिए. राइट्स इसेंशियली बिलोंग टू द स्फीयर ऑफ कन्फ्लिक्टिंग क्लेम्स बिटवीन इंडिविजुअल एंड द स्टेट. बिल्कुल एक सही है, राइट्स का डेफिनेशन ही है. एनी पॉलिटिकल थ्योरी विच होल्ड्स दैट एन इंडिविजुअल कैन नॉट हैव सर्टेन राइट अगेंस्ट द स्टेट इज नो थ्योरी ऑफ राइट. ये भी बिल्कुल सही है. आप इसको 2 बार 3 बार पढ़ लीजिएगा तो बिल्कुल आपको ट्रू लगेगा. तो ये सही है. Problem of global environmental change could not have existed without modern technology and population density. बगैर उसके क्या environmental change होता ही नहीं. यदि modern technology नहीं होती, population नहीं बढ़ता, तो true है. Problem of climate change are difficult to address because they involve both intra and intergenerational collective. ये सब एकदम general statement है, सही है. तो इसलिए ऑप्शन इसका 1 सही होगा. नेहरू फेवर्ड ए सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी. बिल्कुल ट्रू है. नेहरूज कमिटमेंट टू सिविल लिबर्टीज प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम एक्सेप्टिंग द आइडिया ऑफ डिक्टेटरशिप और प्रोलेटरिएट. बिल्कुल सही है, 1. पार्टी सिस्टम प्रोवाइड नॉर्मल मीन्स ऑफ फाइटिंग पॉलिटिकल बैटल. सबसे आसान होता है यदि पॉलिटिकल पार्टी में बढ़ जाए, सभी इंडिपेंडेंट हो जाए तो पॉलिटिकल बैटल बहुत डिफिकल्ट होगा. ट्रू है. One of the aims of the party system is to replace the traditional elite with a new elite. आप देखेंगे तो पार्टी क्या है, न्यू elite है. मतलब एक elite ग्रुप को हटा के दूसरे elite ग्रुप को आप चुनते हैं. यही तो पार्टी है. पार्टी एक प्राइवेट संस्था है जो कि मतलब एक तरह से गवर्नमेंट पे कब्जा करती है, जिसको लोग पसंद करते हैं. आपको पता होना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टी इतनी अपने को प्राइवेट संस्था मानती है कि वो आरटीआई के दायरे में भी नहीं है. तो एक प्राइवेट संस्था समझ लीजिए, एक रजिस्टर्ड कंपनी कह लीजिए, उसको हम सरकार सौंपते हैं. यही पॉलिटिकल पार्टी की एक तरह से बहुत बड़ी लैकुना भी है, डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी लैकुना है. मतलब एक इलीट ग्रुप होता है, एक ग्रुप जो है वो शासन करता है इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी, इन द नेम ऑफ मास. तो ये भी सही है, 1 होगा. एग्जिट पोल इज ए पोस्ट इलेक्शन पोल विच इज कंडक्टेड व्हेन एन इलेक्टर वॉक्स आउट आफ्टर कास्टिंग हिज वोट. आपको पता है जब वो पोलिंग बूथ से निकलता है वोट देके, तो लोग कहते हैं भाई आपने किसको वोट दिया है, आप बता दो. तो इसको एग्जिट पोल कहते हैं. ओपिनियन पोल जो है वो वोटिंग के पहले होती है. यहाँ लिखा है आफ्टर इलेक्शन, बिल्कुल गलत है. यदि आपने इसको पकड़ लिया आफ्टर इलेक्शन तो ये फॉल्स हो जाएगा. ये ओपिनियन पोल एक तरह का ओपिनियन है, आप किसको वोट देंगे, वोटिंग के पहले. एग्जिट पोल है आपने किसको वोट दिया है. तो ये ट्रू है, ये फॉल्स है. तो आप चुन लेंगे इसमें जो ऑप्शन होगी. He serves, अब यहाँ पे देखिए वाइस प्रेसिडेंट के बारे में कहा गया है. He serves for a 5-year term, of course, but can continue to be in office irrespective of the expiry of the term until the successor assume office. ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि आपने डीप में नहीं पढ़ा है. आर्टिकल 67C कहता है ए वाइस प्रेसिडेंट शैल नॉट विथ स्टैंडिंग द एक्सपायरेशन ऑफ हिज टर्म कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस अंटिल हिज सक्सेसर इंटर्स अपॉन हिज ऑफिस. मतलब कि 5 साल बीत भी जाए और कोई सक्सेसर नहीं है तो वो चलता रहेगा.
बहुत अजीब सी बात है, लेकिन ये है कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ, इसलिए ये ट्रू है। डिफिकल्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट ऑन हु परफॉर्म्स द ड्यूटी। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं लिखा गया कि वाइस प्रेसिडेंट बीमार हो जाए, वाइस प्रेसिडेंट नहीं मतलब कहीं फॉरेन में है या नहीं कर पा रहा है किसी चलते, तो कौन करेगा? उसका कारण ये कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, मतलब कोई व्यवस्था ही नहीं है। उसका कारण ये है कि वाइस प्रेसिडेंट ऐसा कोई है नहीं जिसके बगैर काम न चल सके। यदि राज्यसभा में आप देखेंगे तो डिप्टी चेयरमैन जो है वो काम कर लेता है वाइस प्रेसिडेंट का, चेयरमैनशिप का, और बाकी प्रेसिडेंट तो है ही। इसलिए इसके चलते कोई भी इस टाइप की बातें लिखी ही नहीं गई है कॉन्स्टिट्यूशन में कि यदि वाइस प्रेसिडेंट किसी कारण से अनअवेलेबल हो तो कौन उसके बदले में उसका स्थान लेगा। स्टेटमेंट 1 है द पॉलिसी एजेंडा is the sum of all political demand that a number of individual or group have tried to get into policy agenda। मतलब देखिए, जितनी भी, अब आपको मान लीजिए कि भूखमरी से लोग मर रहे हैं या किसान जो है आत्महत्या कर रहे हैं, तो ये एक प्रॉब्लम है। इस टाइप की बहुत सारे प्रॉब्लम जो है वो उठाए जाते हैं, लेकिन वो पॉलिसी एजेंडा नहीं बन जाते हैं। मतलब ये एक तरह का भी सही स्टेटमेंट नहीं है। पॉलिसी एजेंडा यहाँ लिखा है, द पॉलिसी एजेंडा इज कंपोज्ड ऑफ द डिमांड दैट द पॉलिसी मेकर हैव एग्रीड टू कंसिडर। जिस डिमांड को पॉलिसी मेकर, प्रधानमंत्री और जो कैबिनेट के सीनियर लोग हैं, वो यदि मान लेते हैं कि हाँ इस प्रॉब्लम का हमको समाधान करना है, तो वो पॉलिसी एजेंडा में आ जाता है, वो टेबल पे आ जाता है कि अब इस पर डिसीजन लेनी है। तो इसलिए ये ट्रू है, ये फॉल्स है। वैसे ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसको चैलेंज भी किया सकता था क्योंकि ये भी पॉलिसी एजेंडा को ही एक तरह से बताता है, लेकिन चलिए ठीक है, इसको फॉल्स मान सकते हैं एज पर ऑफिशियल आंसर। यहाँ पे देखिए, बोथ IMF एंड IBRD जो है वो वर्ल्ड बैंक का पार्ट है, तो वर्ल्ड बैंक मान लीजिए, आर हैव हेडक्वार्टर इन वॉशिंगटन। दोनों का रोड के आमने सामने है वर्ल्ड बैंक एंड IMF का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में। तो ये तो ट्रू है। इंडिया का वोट शेयर IMF में 10% है। ये बहुत डिफिकल्ट है आपको जानना, लेकिन यदि आपने थोड़ी कॉमन सेंस लगाई तो आपको पता होगा 10% वोटिंग राइट बहुत ज़्यादा होता है। और इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री को क्यों इतना वोटिंग राइट मिलेगा? ये सब तो अमेरिका, यूरोप को मिलेगा, इसलिए ये फॉल्स है। वैसे ये जानना बहुत आसान नहीं है, इसलिए ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है। इंडिया का जो वोटिंग, मैं पिछले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, इंडिया का वोटिंग राइट्स करीब 2-2.25% है IMF में। और ये इस पर डिपेंड करता है कि आपने कितना कंट्रीब्यूट किया है उसमें जो फंड है। अब आते हैं हम लोग मिलान करने पे, इसको मैचिंग कहते हैं। और मैचिंग क्वेश्चन इसमें बहुत ही इजी है, एक दो टफ, जैसे ये पहला ही टफ है, लेकिन उसके बाद आपको बहुत आसान मिलेगा। ये टफ इसलिए है क्योंकि आपने इस बुक पे ध्यान नहीं दिया होगा। मेरे UGC गाइड में भी दिया हुआ है, वीको एंड हार्डर 2 स्टडीज ऑन द थ्योरी ऑफ आइडिया। यदि आप जानते हैं मेरी तरह इसे आप पढ़ लें तो आपका देखिए काम कैसे बन जाता है। B का 1, तो B का 1 से आपका ये सीधा जो है ये हो जाता है क्रैक, और इसलिए ये क्वेश्चन हो जाता है इजी। मैंने डिफिकल्ट इसलिए दिया है कि यदि आप ये नहीं जानते हैं, बाकी आप मैच कर लीजिएगा। जैसे बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर हाना आर्डेंट का है, ये बहुत ही छुपा हुआ बुक है जो इसमें है। इस तरह से जो माइकल सैंडल ने द टायरनी ऑफ मेजॉरिटी लिखा है, ये सब भी बहुत छुपा हुआ बुक है। ऑक्सफोर्ड ने वॉइस ऑफ लिबरल लर्निंग लिखा है, सब छिपा हुआ बुक है, इसलिए इसको बिना पढ़े मत जाएगा यदि आप आगे एग्जाम दे रहे हैं। अब ये सब बहुत आसान है, आपको पता है। वर्च्यू नॉलेज जो है ये प्लेटो ने कहा है, सक्सेस इज वर्च्यू, ये तो वेचू कह लीजिए मैकियावेली का है। नॉलेज पावर फूको से आप कर सकते हैं, और पावर इज प्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट इफेक्ट, सब याद भी कर सकते हैं। ये सब आसान, आप मैच कर लीजिए, एक ही दो से मैच हो जाते हैं। सूरत स्प्लिट जो है आपको पता है 1907 में हुआ था, 1916 में दोनों लखनऊ में मिल भी गए थे। क्विट इंडिया मूवमेंट, ये सब बहुत लड्डू टाइप का क्वेश्चन है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यहाँ, और महज सत्याग्रह जो बच जाता है वो मैं यहाँ पे दिखा नहीं रहा हूँ, इससे भी आसान है इसमें, क्योंकि एक ही दो से इसका काम हो जाता है। ये थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें आपको काफी दूर तक जाना पड़ता है। जैसे मुझे पता है कि पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन डेविड एप्टर ने कहा था, D का 1, तो D का पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, D का 1, D का 1, सॉरी C का 1, तो C का 1, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि C का 1 में 2 है, और 2 में भी A का 4 है। मतलब A का 4 जो है ये जो कॉट्स्काई का है, कॉट्स्काई का वो कम्युनिज्म के थे समर्थक, तो नेशनलिज्म एंड कम्युनिज्म पे उन्होंने लिखा है। लेकिन अब आपको एकदम डीपली जानना पड़ेगा कि ट्रेडिशन चेंज एंड मॉडर्निटी जो है SN आइजनटैग ने लिखा है, और पॉलिटिकल डेवलपमेंट टॉड में, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसमें जो ऑफिशियल आंसर है वो D का 2 है, D का 2 ये है, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ये डिफिकल्ट है। लेकिन ये उतना ही आसान है, आपको पता है 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन है, अभी हम लोग डिस्कस भी किया था। तो B का 2
जो है उसमें 50-50 गेम हो जाता है। और 7 शेड्यूल जो है आपको पता है कि ये डिवीजन ऑफ पावर है 3 ग्रुप में, सेंटर और स्टेट के बीच में, और कंकरेंट लिस्ट तो सी का 3, तो आपका ये क्रैक हो। इसे बहुत आसान है, शेड्यूल मैच करना, आर्टिकल मैच करना या अमेंडमेंट मैच करना, इस तरह तो मुझे लगता है कि जो भी यूजीसी नेट तैयार करते हैं, इवन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट और उसमें क्या लिखे हुए हैं, ये सब जो है आप अच्छी तरह मैच कर पाते हैं। ये भी बहुत आसान है। डीएमके के जो लीडर थे वो इनफैक्ट डीके से जो डीएमके बना था तो अन्ना दुराई थे। एआईडीएमके एमजी रामचंद्रन ने बना लिया था 1972 में बनाया था, चेक कर लीजिएगा। टीडीपी जो है उसके सुप्रीम लीडर एनटी रामा राव थे। और पीडीपी, अभी जो नाटू नाटू, जो मैं एक बहुत अनकंसर्न बात बोल रहा हूँ जस्ट क्यूरियोसिटी के लिए, लेकिन नाटू नाटू में जो एक दूसरा हीरो है वो एनटी रामा राव का बेटा है, वो भी जो है हीरो बन चुका है। ये भी अपने ज़माने में बहुत हीरो थे। ये जो है भगवान का रोल करते थे। टीडीपी की स्थापना इन्होंने की थी, तेलुगु देशम पार्टी, और एक समय में उस लोकसभा में 84 वाले जिसमें राजीव गांधी ने 415 सीट जीता था, उसमें टीडीपी वाज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी आफ्टर कांग्रेस, 30 से ऊपर सीट जीत के। और पीडीपी के मुफ्ती मोहम्मद सईद, जिनकी बेटी जो है वो चीफ मिनिस्टर भी रही। तो ये सब बहुत ही आसान है। ये भी उतना ही आसान है। हर्बर्ट साइमन ने जो है एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक मैन का डिफरेंस दिया, क्या इससे हो जाता है बी का 1 और इसी से आपका क्रैक हो जाता है। बाकी मैच कर लीजिएगा, वेरी वेरी इजी। यहाँ पे चैलेंज कीजिए क्योंकि इन्होंने रॉन्ग किया है। उज्ज्वला जो है वो ये मिलाते हैं, इनके अनुसार से ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का है, जबकि उज्ज्वला स्कीम जो है ये पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्ट्री का है। तो इन्होंने रॉन्ग कर दिया, इसलिए इसको क्वेश्चन को आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, इसको चैलेंज कर दीजिए। ये भी उतना ही आसान है। आईपीकेएफ जो है राजीव गांधी ने भेजा था श्रीलंका में, तो ए का 2 और ए के 2 से ये क्रैक हो जाता, आगे मैच कर लीजिएगा, वेरी वेरी इजी। ये भी उतना ही आसान है। 1955 में बांडुंग हुआ था, तो ए का 1 और इसी से हो जाता है क्रैक, आगे मिला लीजिएगा। ये क्वेश्चन मुझे तो मतलब मुझे लगता है इसको चैलेंज करना चाहिए अब, लेकिन मैंने उतना रिसर्च नहीं किया इसलिए आपके लिए छोड़ रहा हूँ। मतलब ये कहते हैं कि कौन से सॉवरेंटी पहले आई, कौन से बाद में। मेरे अनुसार से सबसे पहले पॉलिटिकल सॉवरेंटी का कॉन्सेप्ट आया, फिर उसके बाद जो है वो मुझे लगता है कि पॉपुलर सॉवरेंटी आई, और उसके बाद लीगल सॉवरेंटी एंड थ्योरी ऑफ प्लूरल सॉवरेंटी सबसे बाद में आया। लेकिन इनके अनुसार सबसे पहले लीगल सॉवरेंटी आई, यस सॉरी, इनके अनुसार से यस लीगल सॉवरेंटी आई है। तो आप इसको चेक कर लीजिएगा, ये मैं बिल्कुल आपके लिए छोड़ रहा हूँ। इसका ऑफिशियल आंसर देख लीजिए। मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ, लेकिन मैंने इतना रिसर्च किया नहीं है तो मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ कि, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है। लीगल सॉवरेंटी कैन नॉट बी फर्स्ट। अरेंज द फॉलोइंग बुक्स अकॉर्डिंग टू देयर पब्लिकेशन ईयर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये बहुत ही मुश्किल है कि बुक का पूरा ईयर याद रखें, लेकिन एक चीज़ आप जरूर याद रख सकते हैं कि स्फीयर ऑफ जस्टिस जो है ये माइकल वॉल्जर ने लिखा है, जो कि काफ़ी बाद में लिखी गई है। तो इससे आप सी से अंत होता हुआ जो है 2 को तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आफ्टर वर्च्यू भी उसके कुछ ही बाद लिखी गई थी, मतलब कुछ ही पहले, तो इसलिए सी के बाद बगल में डी जहाँ है वो सही होगा। लेकिन ये सब कहने की बात है। ये तो आना आर्डेंट ने लिखा है तो बहुत पहले लिखा गया होगा, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज पहले लिखा गया है, तो डिफिकल्ट तो है, वेरी डिफिकल्ट। लेकिन ये डिफिकल्ट नहीं, सब लड्डू क्वेश्चन है। आपको पता है कि सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट जो आज से 2400 साल पहले दिया गया, और बी से ऑप्शन केवल एक होता है, इससे ज्यादा आपको बाकी जानना ही नहीं है। इससे पहले कौन सी हो सकती है, इसमें से कुछ भी नहीं। तो मतलब कौटिल्य से पहले थोड़ी कोई इसमें से आया है, जेपी है अदर। तो सुपर इजी क्वेश्चन। ये भी जो है उतना ही डिफिकल्ट मुझे लगा, और इतना ही मतलब अकवर्ड है, और इसमें चैलेंज करने की पूरी संभावना है, लेकिन आप इसको और रिसर्च कर लीजिए। इनका कहना है कि पहले पॉलिटिकल सेपरेटिज्म आई, उससे शुरू होता है सी, फिर आई कोडिफिकेशन ऑफ लॉ, फिर डी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एंड चेक। लेकिन मुझे लगता है कोडिफिकेशन लॉ सब तो बहुत पहले हुई है, सबसे पहले कोडिफिकेशन ऑफ लॉ आना चाहिए था। पर एनीवे, और इसमें रिसर्च की जरूरत है जो मैंने नहीं किया, आप चेक कर लीजिए। ये क्वेश्चन जो है हमेशा पूछा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन पहले अरेंज है कौन बाद में, मतलब कौन पहले आता है कौन बाद में। ये थोड़ा सा आर्टिकल को ध्यान रखना है, जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 में आता है। यदि ये आपको पता हो, मुझे पता है क्योंकि मैं इतना ज़्यादा आप लोगों को पढ़ाता हूँ, आप भी इतना ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। मुझे ये भी पता है कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट जो है आर्टिकल 50 में किया गया था। ये 2 चीज़ पता है तो आप इसको क्रैक कर लेंगे। तो सबसे नीचे डी रहेगा, डी तो तीनों में है, और सबसे बीच में जो है वो
जो यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ कोर्स बीच में होगा, वो इधर नहीं हो सकता है। और इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क 39 में आ जाता है। तो और ये 39 ए में आ रहा है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। तो 39 ए से शुरू होता हुआ, तो सी से शुरू होता हुआ, सी के बाद ए आएगा, फिर बी डी। तो थोड़ा है डिफिकल्ट, लेकिन आप थोड़ा अंदाज बना लीजिए। मैं हमेशा कहता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन का एक मैपिंग कर लीजिए, कौन आर्टिकल पहले है कौन बाद में। खास करके डीपीएसपी की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें ऐसे पूछ देते हैं जैसे अभी पूछा है। ये एकदम एक टिपिकल क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, क्योंकि ऐसे आपको ये नहीं पूछ रहे हैं कौन आर्टिकल पहले आया कौन बाद में, जस्ट आपको वो टॉपिक दे रहे हैं। तो आपको जानना है कि इक्वल पे इक्वल वर्क किस आर्टिकल में है, यूनिफॉर्म सिविल कोड किस आर्टिकल में, सेपरेशन एग्जीक्यूटिव जुडिशरी किस आर्टिकल में। ये आसान है, वैसे मैंने मीडियम लिखा है, क्योंकि देखिए जन लोकपाल मूवमेंट आपको पता 2011 में हुआ था, ना मूवमेंट कहते हैं। अब यहाँ डी से अंत होता हुआ एक भी नहीं है। मुझे भी नहीं पता था कि जल सत्याग्रह पहले है, लेकिन चूंकि डी से अंत होता हुआ नहीं है, इसका मतलब है कि डी सेकंड में तो जरूर हुआ, क्योंकि चिपको सब बहुत पहले हुई थी, अपिको भी पहले, नर्मदा बचाओ भी पहले। इसका मतलब डी सेकंड में जिसमें होगा वही सही होगा, और वही सही है भी। आप बाकी चेक कर लीजिएगा। जल सत्याग्रह जो है वो सबसे बाद में हुआ था, मैंने लिखा भी है, 2 बार हुआ, 2012 में हुआ, और जल समाधि लोग ले लेते हैं, मतलब अपनी डिमांड के लिए। तो 2015 में भी हुआ, तो ये अन्ना मूवमेंट के बाद हुआ। लेकिन इस तरह से आप इसको क्रैक कर सकते हैं कि जन लोकपाल या तो सबसे लास्ट में हुआ होगा, या नहीं तो एक पहले वाले में होगा, तो उसमें होगा। अपिको क्या था ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। चिपको के पैटर्न पे, जो चिपको ने जो डिमांड किया था वही कर्नाटका में अपिको ने किया था। इसको जो है पांडुरंग हेगड़े ने एक तरह से लीड किया था, ये भी पूछा जाता है। एल्टन मायो, ये सब बहुत लड्डू क्वेश्चन है। सबसे पहले उन्होंने इल्यूमिनेशन किया, फिर रिले असेंबली, फिर उसके बाद मास इंटरव्यू, फिर बैंक बैरिंग। तो इसको आप अरेंज कर लीजिएगा, वेरी इजी। तो बी से शुरू होता हुआ ये तो बिल्कुल मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, ये इतना डिफिकल्ट है, मतलब अरबिट है। आप इसको नेट पे देख लीजिए, कौन पहले है कौन बाद में एक्ट। उतना ही अरबिट ये भी है कि हमारे इंडियन एयरफोर्स ने कौन सा किया पहले, कौन सा। इन सबको तो आप छोड़ दीजिए, मुस्कुराते हुए छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। गेस कर लीजिए, लास्ट में जब 10 क्वेश्चन बचे तो सब में ए बी बी एस सी कर दीजिए। आपको लॉ ऑफ एवरेजेस से जो है 1/4 सही हो जाएगा। आप मुस्कुराते हुए 4-5 नंबर एक्स्ट्रा ले आएंगे। ये भी उतना ही डिफिकल्ट है। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि ब्रिक की समिट जो है पहले कहाँ हुई, पहले कहाँ हुई, इस तरह से। अब इसमें बीजिंग में जो है वो तो सबसे लास्ट में हुई थी, क्योंकि देखिए वर्चुअल समिट है, तो ये कोरोना काल में हुआ होगा, इससे बाद में तो नहीं हुआ होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि D3 में है, तो इसलिए आपको जानना पड़ेगा उसके बाद क्या हुआ। आप जान लीजिए, आप उसको, इसमें सबसे पहले डरबन में हुआ था, ठीक है, सी से स्टार्ट होता हुआ जो है। एनीवेज, लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि ब्रिक्स में इस टाइप का है कि पहले ब्राज़ील में भी होता है, तो फिर रसिया में होगा समिट, उसके बाद इंडिया में होगा, फिर चाइना में होगा, फिर साउथ अफ्रीका में होगा, फिर रिपीट होगी ब्राज़ील में। ये क्रम यदि आप याद रखेंगे तो आपको बहुत सारे आंसर इसमें मिल जाएंगे। अब 2 क्वेश्चन जो है पैराग्राफ पे हैं, दोनों बहुत इजी हैं। ये पैराग्राफ मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, आप आराम से पढ़ लीजिएगा। इसमें बड़े बड़े अक्षर में दिया गया है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैंने टिक कर दिया। अब इसका मैं आपको टिप्स बताता हूँ। इसका गोल्डन प्रिंसिपल क्या है कि पहले जल्दी जल्दी इसको पढ़िए, डिटेल में मत पढ़िए, जल्दी जल्दी पढ़िए, लेकिन जिसको बोलते हैं ना मिल्क करना, मतलब एकदम मेन पॉइंट को ज़रा देख लीजिए। आपको अंदाज हो जाएगा यदि आपने काफ़ी प्रैक्टिस की है कि यही सब से पूछा जाएगा। फिर आप आइए आगे में, और यहाँ क्वेश्चन पढ़िए और फिर बैक जाइए। जब क्वेश्चन पढ़ लेना तब जाइए कि ये किस लाइन में लिखा हुआ है, वहाँ पे गौर से पढ़िए सेकेंड टाइम में। फिर आइए क्वेश्चन पे और फिर देखिए, फिर बैक जाइए। इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे जो है पूछा जा रहा है, अब इसमें क्या कहें, मतलब मैंने चूंकि पढ़ा नहीं आपके लिए, तो आपको डिफिकल्ट होगा कि इसमें से कौन सा है। लेकिन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑथोरिटेरियन रिजिम। इसमें बहुत आसान से दिया गया है कि उसमें जो है, जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है उसको नॉमिनल पावर होती है, कोई खास पावर होती नहीं है, वो सरकार के कठपुतली की तरह होते हैं। तो नॉमिनल पावर के साथ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन होते हैं, कहने को हाथी के दांत की तरह होते हैं। अनकम्पिटिटिव इलेक्शन ऑफ लीडरशिप होता है, मतलब लीडरशिप के लिए कोई ट्रू इलेक्शन नहीं होता है, बस दिखाने के लिए होता है। मोबिलाइजेशन ऑफ पीपल फॉर अटेनमेंट ऑफ रेजिम गोल, पीपल को इस तरह से मोबिलाइज कर दिया जाता है कि सत्ता को बनाए रखने के लिए पीपल सड़क पे आ जाती है, तभी ऑथोरिटेरियनिज्म चलता है। हिटलर का भी इसी चलते चला, पीपल का बहुत सपोर्ट मिलता है उनको। तो ये भी सही है। जब 3 सही है, इसमें नॉट है, तो चौथा गलत होगा। यूज ऑफ मास ऑर्गेनाइजेशन टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी तो
इसमें टॉस मतलब डस्टबिन में फेंक दिया था तो कहाँ डेमोक्रेसी होगा, इसलिए ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो लड्डू टाइप के क्वेश्चन है ये। अब यहाँ है ऑथोरिटेरियनिज्म डिमांड्स अनक्वेश्चनिंग ओबीडियंस टू अथॉरिटी, ये तो उसका डेफिनेशन ही है और ये लिखा भी गया है यहाँ। ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट ऑफन लैक फ्री एंड कम्पिटिटिव इलेक्शन ऑफ लीडर्स, ये भी लिखा गया है, इसलिए ये दोनों सही है, 1 होगा। Why authoritarian regime command unreasoned acceptance of their political authority, क्यों ये करते हैं, उसमें कारण दिया गया है, यहाँ ये लाइन लिखा गया है, authoritarian regime command unreasoned acceptance of their political authority to maintain the social order, वो कहते हैं कि सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए तो हमको अनक्वेश्चन सपोर्ट करो जनता, और प्रिवेंट पॉलिटिकल डिसरप्शन, और हमको कोई पॉलिटिकल डिसरप्शन नहीं चाहिए, तभी कंट्री आगे बढ़ेगा। ये जो विरोधी पार्टी या अदर्स या जो भी पॉलिटिकल डिसरप्शन करते हैं, मोबिलाइजेशन करते हैं, मास मूवमेंट करते हैं, वो सब डिस्टर्बेंस है। इन दो को रीजन बना करके जो ऑथोरिटेरियन रेजिम होता है वो जनता से सहयोग मांगता है कि बिना क्वेश्चन के हमको समर्थन दो। इसमें से जो दूसरा रीजन है प्रिवेंट पॉलिटिकल डिसरप्शन, यहाँ लिखा गया है फॉर प्रिवेंटिंग पॉलिटिकल डिसरप्शन। ये सब बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है, सब लिखा हुआ है उसमें, आप आराम से कर सकते हैं। Authoritarian regime legitimize their dictatorship through which of the following method, ये भी उसमें लिखा गया है कि फेयर इलेक्शन तो करते नहीं हैं, कंपिटिटिव इलेक्शन करते नहीं हैं, डिसेप्टिव एंड इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू जो है अपनी लेजिटिमेसी को ये बनाए रखते हैं। What remains the status of civil liberty in authoritarian regime, इसको आप चैलेंज करना चाहिए, क्योंकि उसमें ये लिखा गया है कि सिविल लिबर्टी जो है वो तो बिल्कुल उसकी मतलब ब्लॉक कर दिया जाता है, उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाता है। लोगों को सिविल लिबर्टी क्या है, राइट टू लाइफ, लिबर्टी, राइट टू रिलीजन, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब आप कुछ भी कह सके, ये सब की बहुत कर्टलमेंट हो जाती है। तो ये इसमें कह रहा है कि व्हाट रिमेन्स द स्टेटस ऑफ सिविल लिबर्टी, तो रिमेन एज फ्रीली अवेलेबल एज इन द डेमोक्रेटिक रेजिम, नो ऐसा नहीं है। देयर स्टेटस रिमेन्स अनचेंज, नो उसका चेंज हो जाता है। दे आर रेस्पेक्टेड मोर, तो अब यहाँ पे चलिए मैं चैलेंज को हटा रहा हूँ क्योंकि मैंने नॉट पढ़ा था, मतलब कि अब देखिए दे आर रेस्पेक्टेड मोर, अब ऑल द अबव, तो ऑल द अबव तो होगा नहीं क्योंकि नहीं अवेलेबल है फ्रीली, उसका स्टेटस सेम नहीं रह जाता है, तो ये भी नहीं होगा, तो एक ही बच जाता है, दे आर रेस्पेक्टेड मोर। अभी कहने का मतलब इनका ये है कि चूंकि सिविल लिबर्टी नहीं मिल पाती ऑथोरिटेरियनिज्म, तो पीपल उसको ज़्यादा वैल्यू करने लगते हैं। अभी इस तरह से है तो चलो वेग है ये, एनीवेज आई रिटर्न के इसको चैलेंज मत कीजिए। अब यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में काफ़ी लिखा गया है कि कैसे ये चेंज हो रहा है, कैसे जो है लोगों के एक्सपेक्टेशन जो है बदल रही हैं। बहुत लंबा इसलिए मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, लेकिन ये भी बहुत आसान है। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अब लोग कैसे तौलते हैं, एक पब्लिक गुड है एंड लाइक दैट लिखी गई। व्हाट इज द, इसको लेकिन मुझे लगता है चैलेंज कीजिए, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर ए मेजर रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन फ्यूचर। इसमें जो लाइन दी गई थी वो अलग थी, उसमें ये था कि एक तो पीपल उसको जज कर रहे हैं बहुत अलग तरीके से, उनके एक्सप्रेशन बढ़ गए, और साइंटिफिक कम्युनिटी भी बहुत साइंटिफिक पैमाने पर उसको चेक कर रहा है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने सही आंसर क्या दे दिया है, मतलब ऑफिशियल आंसर साइंटिफिक थिंकिंग अमॉन्ग पीपल, ये गलत है, ऐसा नहीं है, इसको चैलेंज कीजिए, पढ़ लीजिएगा, आपको लगेगा कि ये आंसर गलत है, इसको चैलेंज कीजिए। Who among the following has identified the transition of public administrative profession, ये बिल्कुल लाइन उठा करके दिया गया है, लैंड का लाइन उससे लिया गया है। Which among the following statement are not related to the transition of the discipline of public administration? Actuate self-definition, changes in the modern life, extensive scientific recognition, economic and financial crisis, ये कहीं इसमें मेंशन नहीं है, बाकी सब मेंशन है वो ट्रांजिशन के लिए, तो यही सही है। In future, public administration will be assessed with scientific tools, which performance indicator and high standard of theory, ऐसा लिखा गया है। The impact of public choice and NPM is more on the present day administration, ये वैसे तो ये स्टेटमेंट सही है कि आज के एडमिनिस्ट्रेशन पे न्यू पब्लिक मैनेजमेंट और पब्लिक चॉइस का बहुत असर है, लेकिन इस आर्टिकल में कहीं नहीं लिखा गया, इसलिए ये सही किया है कि उसको इनको फॉल्स माना है, ये फॉल्स है और ये ट्रू है, यही सही है। Identify the correct option among the following statement related to discipline of public administration. Public expect good and skillful, यहाँ करेक्ट, स्किलफुल एडमिनिस्ट्रेटर को चाहते हैं, पब्लिक एक्सपेक्ट क्वालिटी ऑफ सर्विस चाहते हैं, पब्लिक एक्सपेक्ट इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन, पब्लिक वांट्स टू कंटिन्यू विद द प्रेजेंट मॉडल ब्यूरोक्रेसी, नो। और वैसे भी ये तो आउटलाइन स्टेटमेंट है, एक तो गलत होना ही है, तो A B C इसमें सही है।